कहाँ रहो? नमस्कार। फोक ब्रेन के इस चर्चित कार्यक्रम कल्चर मैटर्स विद कैलाश मिश्रा में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कस्तूरबा गांधी के बारे में, जिनके बारे में गांधी जी भी कहा करते थे कि कस्तूरबा जी का जो किसी चीज को पकड़ने का और सामाजिकता को समझने की जो उनकी समझ है वो बहुत मैच्योर्ड है, वो उनके उम्र से ज़्यादा मैच्योर्ड है। ये गांधी जी का विचार था कस्तूरबा का। और हम लोग सभी जानते हैं कि इन द मेकिंग ऑफ ए मैन ऑलवेज देयर इज ए वेमेन, और वो कस्तूरबा जी थी। बहुत सारे प्रसंग हैं कि जैसे गांधी जी के पुत्र जब मुसलमान हो गए, या और भी बहुत सारे प्रसंग हैं, उसमें कस्तूरबा जी ने क्या भूमिका निभाई। कुछ ऐसे भी प्रसंग हैं जब कस्तूरबा जी ने गांधी जी का कहीं न कहीं गांधी जी का विरोध भी किया, उनके साथ नहीं गई, और बहुत सारे प्रसंग में वो गांधी जी की साथ दी। तो इन सब को लेकर के हम बतकही करेंगे। बतकही क्या करेंगे, पहले उनको बढ़िया से सुनेंगे। और हमारी जो वक्ता है वो है अनुराधा शंकर जी। आपका बहुत बहुत पुनः पधारने के लिए फेसबुक में हमारे कल्चर मैटर्स विद कैलाश में आने के लिए बहुत स्वागत। और आप जो किसी विषय को, अभी आपसे बात हो रही थी, आप जो विषय की वैज्ञानिकता में जाकर उस विषय की बात करती है वो बहुत प्रभावित करता है। तो आपकी जो सोच की वैज्ञानिकता है और वो कस्तूरबा जी को समझने की वैज्ञानिकता है, किस तरह से आप समझती हैं, हाउ शी प्लेड हर रोल इन द मेकिंग ऑफ गांधी, इन द मेकिंग ऑफ महात्मा गांधी वाज महात्मा गांधी बिकॉज देयर वाज 50% Lady Gandhi with him. So we are going to talk about the Lady Gandhi, and the talk is being delivered by a lady who is a complete authoritarian and who is a complete believer of Gandhi. So इसके साथ आपको स्वागत कर रहा हूँ। प्लीज कम एंड स्पीक मैम। धन्यवाद कैलाश जी। हमारे लिए भी ये बहुत खुशी का मौका रहता है जब अपने लोग बापू के बारे में बात करते हैं, और आपके साथ आपके कार्यक्रमों को तो हम लगातार ही देख रहे हैं, और लगातार जो नहीं देख पाते उसको फिर YouTube पे देख लेते हैं। प्रतीक्षा रहती है कि जो छूट गया वो आप YouTube पे कब देंगे। और बहुत स्तरीय और चिंतनशील कार्यक्रम रहता है, और इसलिए पिछली बार तो मैं हमारी माँ के आदेश पर पहुंच गए, लेकिन इस बार बिल्कुल हम अपनी इच्छा से और बिना किसी से पूछे यहाँ पहुंच गए। क्यों? कि कस्तूरबा जैसा विषय है और आपके जैसा मंच है। कस्तूरबा के बारे में बात करने से पहले इतिहास लेखन के बारे में थोड़ा सा मैं बोलना चाहूंगी। मैं इतिहास की विद्यार्थी नहीं हूँ मूलतः, लेकिन इतिहास को पढ़ने का शौक है मुझे। इतिहास की पुस्तकें पढ़ने का बहुत शौक है, और उसका कारण हमारी माँ है मूलतः। पिताजी को भी रुचि है इतिहास में, लेकिन हमारी माँ की इतिहास दृष्टि ऐसी है कि बस हम लोग का हर कुछ इतिहास से इन्फॉर्म्ड होता था। अगर आप टेबल पे बैगन खा रहे हैं तो वो ये बता सकती हैं कि बैगन भारत में मूलतः नहीं होता था, पुर्तगाली लोग लेकर आए। तो इस तरह से एक इतिहास की आम जीवन में हम लोग को मिली। तो कस्तूरबा जी हो या कोई भी स्त्री हो, इतिहास जो है वो जिसको मैं कहती हूँ, मैंने इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस में इस शब्द को यूज किया अपने पेपर में। कई लोगों को शायद नहीं भी अच्छा लगा, क्योंकि एक नॉन एक्सपर्ट, आजकल तो क्रेडेंशियल्स का जमाना है, जिसके पास क्रेडेंशियल्स नहीं है उसको बोलने का हक नहीं है, और मेरे पास तो कोई भी क्रेडेंशियल नहीं है इतिहास पे बोलने का। तो मैंने ये शब्द यूज किया कि हिस्ट्री राइटिंग जो है वो एंड्रोसेंट्रिक है। एंड्रोसेंट्रिक होने का अर्थ ये है कि न सिर्फ वो पुरुष के द्वारा ही ज्यादातर लिखा गया है, बल्कि वो पुरुष के बारे में लिखा गया है। तो एंड्रोसेंट्रिक इसलिए है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि उसको गाइनोसेंट्रिक होना चाहिए, लेकिन उसको एंथ्रोसेंट्रिक तो ह्यूमन सेंट्रिक होना चाहिए। इट शुड बी ह्यूमन सेंट्रिक। हाँ जी हाँ। तो लेकिन वो है नहीं।
दरअसल ज्यादातर इतिहास लेखन जो हमारे पास बचा आ गया है, जो जो हमें मिला है प्राचीनतम काल कम से कम हमें बताया गया है कि वो पुरुषों द्वारा लिखा गया और पुरुषों के बारे में ही है मूलतः, क्योंकि हमने समाज को के ऊपर अपना फोकस ना करके हमने राज्य के ऊपर फोकस किया है। और चूंकि राज्य के ऊपर जब हम फोकस करते हैं तो सेना बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि राज्य की सीमा होती है, सीमा की फिर रक्षा होती है और रक्षा के लिए सेना की जरूरत होती है। और सेना में अमूमन, हमेशा नहीं लेकिन अधिकांशतः पुरुष उसमें सैनिक से लेकर और सेनापति तक पुरुषों की प्रमुख भूमिका रहती है। कभी कभी हमारी कोई रजिया सुल्तान भी आ जाती है, कोई रानी लक्ष्मीबाई झांसी की भी आ जाती है, ऐसा भी होता है, लेकिन आमतौर। तो इसी तरह से हमारे स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास, जो कि बहुत ही मतलब वो तो लगभग समकालीन इतिहास कहा जाएगा, उस इतिहास को भी जो लिखा गया है उसमें महिलाओं की भूमिका की चर्चा नहीं के बराबर हुई। यद्यपि 1857 के युद्ध में बहुत ही प्रमुख जो है, चाहे वो बेगमात हो अवध की, या वो मराठा रानियां हो, या वो लोधियों की रानियां हो, जो भी हो, और वो सब कुछ होने के बावजूद 1857 के युद्ध में से महिलाओं के पूरी भूमिका को लगभग गायब कर दिया गया। यही क्रम लगातार हमारे स्वतंत्रता संग्राम में चला। ऐसा नहीं कि किसी ने बहुत षड्यंत्र पूर्वक किया हो, नोटिस ही नहीं लिया कि ये अब आ रही है तो आ रही है। तो इसलिए मैं इतिहास दृष्टि के बारे में कहती हूँ। इसलिए कस्तूरबा जी के बारे में, यद्यपि वो हमारे स्वतंत्रता संग्राम के केंद्रीय पुरुष के बिल्कुल बराबर चल रही थी, हमारे पास जो कुछ भी उपलब्ध है वो कस्तूरबा जी के उन पति के द्वारा ही लिखित उपलब्ध है अधिकांशतः। उनकी आत्मकथा से हमारे पास कस्तूरबा जी के बारे में जानकारी मिलती है, और उनके अन्य जो कभी भाषण हुए, कभी प्रार्थना सभा में उन्होंने कुछ कह दिया, मूलतः यही है। थोड़ा बहुत कस्तूरबा माता के कहीं कहीं उन्होंने खुद कार्रवाइयां की, तो वहां पर खड़ी हुई वो, और जो भाषण दिए उन्होंने वो कुछ रिकॉर्ड हुए हैं। उनके साथ सुशीला नैयर जी हमेशा रहा करती थी, तो सुशीला नैयर जी ने बहुत कुछ उनका, बाद में जब वो उनकी डॉक्टर बनी तो उसके बाद सुशीला नैयर जी ने बहुत कुछ उनके बारे में उनका नोट किया, उनको बहुत कुछ उन्होंने बताया भी तो उनके बारे में, इसलिए उन्होंने लिखा भी उनके बारे में कुछ बहुत बाद में जाकर के। और महात्मा गांधी के आर्काइव्स जब तैयार हो रहे थे तब जो इतिहासकार थी अपर्णा दास जी, उनको कहा गया, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी सी छोटी सी किताब लिखी कस्तूरबा के ऊपर, सीधे कस्तूरबा उसका नाम है। गिरिराज किशोर जी ने बहुत शोधपरक उपन्यास लिखा बा करके, और कस्तूरबा माता के अपने ही पौत्र अरुण गांधी और सुनंदा गांधी, उनकी पौत्र वधू, इन लोगों ने मिलकर के और लिखा द फॉरगॉटन वुमन। तो इतना भर मटेरियल हमारे पास कस्तूरबा के बारे में है। इस मटेरियल के ऊपर भी कोई बहुत ज्यादा सीरियसली किसी हिस्टोरियन ने या किसी जेंडर स्पेशलिस्ट ने कोई बहुत काम नहीं किया है। तो मैं जो भी आपको बताने जा रही हूँ वो एक प्रकार से जीवन कथा है, ना कि कोई प्रकार का विश्लेषण है। तो मैं उस जीवन कथा के क्रम में जो भी मेरी अपनी दृष्टि है, निश्चित रूप से हम अपनी दृष्टि से इस बात को ही कह पाएंगे, तो वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो जीवन कथा शुरू होती है दोनों की, महात्मा गांधी की भी और कस्तूरबा जी की भी, 1869 में, 1869 में। कस्तूरबा जी 6 महीने पहले पदार्पण कर जाती है 11 अप्रैल को, और दोनों ही एक ही जगह पे पैदा होते हैं, वहीं काठियावाड़ में। एक गली का अंतर है दोनों के घर में। और कस्तूरबा जी के पिताजी काफी धनाढ़ और देश और विदेश में व्यापार वाले बड़े वणिक हैं, बड़े श्रेष्ठ परिवार है वो उनका। महात्मा गांधी का परिवार नौकरी पेशा लोगों का परिवार, 3-4 पीढ़ी से वो लोग राजाओं के यहाँ दीवान के रूप में काम करते हैं, और काफी नामी और सख्त परिवार माना जाता है। उनके जो दादाजी थे उनके बारे में, ओता गांधी के बारे में तो कहा ही गया कि उन्होंने तो जो उनकी एम्प्लॉयर थी, जो रानी थी, उन्हीं से झगड़ा कर लिया था, क्योंकि उन्होंने कुछ सिद्धांतों के ऊपर कर लिया था। वो कथा लंबी है, मैं उस पर नहीं जाना चाहती। तो बहुत सैद्धांतिक और ईमानदार सरकारी नौकर का परिवार था। सुनने में लगता है कि प्रधानमंत्री और दीवान और बड़े आदमी थे, लेकिन जैसा एक ईमानदार अफसर का घर होता है वैसा महात्मा गांधी का घर था।
बहुत ज्यादा शान शौकत का नहीं था, अच्छा बड़ा घर था, ठीक ठाक था, खाते पीते थे, लेकिन उतनी शान शौकत नहीं थी जो कस्तूरबा की थी। कस्तूरबा की एक और सच्चाई हम लोग को जानना चाहिए कि कस्तूरबा अपने माता पिता की इकलौती लड़की रह गई। उनकी एक और बहन थी, लेकिन वो बाल्यावस्था में उनका देहांत हो गया था। तो एक बड़ा भाई और एक छोटा भाई, उस बीच में एक दुलारी बहुत अमीर परिवार की वो बेटी थी। जब वो 7 साल की थी और महात्मा गांधी 6.5 साल के थे, तो उनकी सगाई हो गई। जबकि ये लोग साथ में खेलते थे, अब गली कूचा एक ही था, तो साथ खेलते थे। उसके बाद इनका थोड़ा खेलना वेलना बंद कराया गया। और इन लोगों का ये जो इनकी सगाई हुई, ये सगाई दोनों परिवारों की पुरानी पीढ़ियों की मित्रता को पक्की करने के लिए हुई। करीब करीब 6 साल की सगाई के बाद, जब कस्तूरबा 13 साल की थी और महात्मा गांधी 12.5 साल के थे, क्योंकि वो 6 महीने छोटे थे उनसे, तब इनका विवाह हुआ। मैं आपको कस्तूरबा के लालन पालन के बारे में छोटी छोटी और बातें बताना चाहती हूँ, जिससे हमारे लोग के बारे में भी हमें पता चलता है। कस्तूरबा के लालन पालन में उनकी माँ का बहुत बड़ा योगदान था। माँ उनको बहुत सी कहानियां सुनाती थी, और मजेदार बात यह है जो उन्होंने सुशीला नैयर को बताया कि उनकी माँ ने उनको सिर्फ रामायण की कहानी नहीं सुनाई, उनकी माँ ने उन्हें झांसी की रानी की कहानी सुनाई, उनकी माँ ने उन्हें तात्या टोपे की कहानी सुनाई। कितनी मजेदार बात है, आप ये देखिए कि 1857 से मात्र कितने साल बाद, 12 साल बाद, 1857 से मात्र 12 साल बाद कस्तूरबा का जन्म हुआ है। और कोई टेलीग्राम नहीं, कोई अखबार नहीं। कस्तूरबा की माँ निश्चय ही कुछ पढ़ी लिखी नहीं थी। कैसे वहां तक बात पहुंची है, गुजरात तक, जो झांसी में एक लक्ष्मीबाई थी उत्तर प्रदेश में, और गुजरात में उनकी माँ को ये खबर पहुंची है कि वहां पर खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो इसलिए सुभद्रा कुमारी चौहान जो लिखती है, बुंदेले हरबोले, बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। तो ये जो हमारा लोक है, ये जो आप बार बार दिखाते हैं, हमारे लोक की कला, अपने आपके मैं यूट्यूब पे देखती रहती हूँ, कला के ऊपर भी, संगीत के ऊपर भी, तो उसका ये बहुत बड़ा उदाहरण है कि 1857 से 1870s तक, 1870 के दशक में वहां पर ये कहानियां पहुंच चुकी थी, एक दशक के अंदर, शायद उससे पहले ही, और अपनी बेटी को वो माँ सुना रही थी। तो इसके कारण कस्तूरबा कहती है कि लक्ष्मीबाई की कहानी सुन सुन के मेरे अंदर बहुत दम आ गया था, और मैं एक बहुत ही ऐसे अपने आप को एक ताकतवर लड़की मानती थी। इकलौती भी थी, दुलारी भी थी, तो बहुत जिद्दी थी। और ये यहाँ जो थे महाशय मोहनदास जी करमचंद गांधी, ये अपने घर परिवार में सबसे छोटे थे। तो सबसे जो लाडला होता है वो सबसे छोटा वाला बच्चा होता है। हमारे यहाँ जैसे कनुप्रिया है, तो ये जो सबसे छोटा वाला है वो थोड़ा सा माँ का तो विशेष लाडला होता है। तो उस समय इधर कस्तूरबा इकलौती दुलारी, और इधर ये अपनी अम्मा के लाडले, तो कैसे विवाद नहीं होता, आप ये बताइए। फिर दोनों की शादी जिस उम्र में हुई है, 12-13 साल की उम्र में, 12-13 साल की उम्र ऐसी होती है जब बच्चे के अंदर कैशोर्य का प्रस्फुटन होता है, और उसको लगता है कि मैं इस संसार का महाराजा हूँ। परिवार में कभी लोग उसको कहते हैं कि तुम अभी बच्चे हो, ऐसी बातें मत करो, और कभी कहते हो अब तुम बड़े हो गए, ऐसी बातें मत करो। तो वो एक बहुत ही कंफ्यूजन का फेज होता है जीवन का। उस समय उनका विवाह हुआ, और उस समय उन दोनों को साथ में रहने को छोड़ दिया गया। महात्मा गांधी स्कूल जाने लगे थे, और उससे पहले स्कूल में उनका थोड़ा सा संघर्ष था। ऐसा संघर्ष था कि चूंकि छोटी जगह से राजकोट उनके पिताजी चले गए थे नौकरी करने बड़ी जगह पे, और अंग्रेजी स्कूल में उनको डाल दिया था जहाँ अंग्रेजी भी पढ़ाई जाती थी, तो वहां पर उनको थोड़ा वो पिछड़े थे शुरुआत में। तो उनको आगे उस पिछड़े हुए से आगे बढ़ने में उन्हें स्वयं को संघर्ष करना पड़ा था। और बाद में ऐसी स्थिति भी हम देखते हैं जब साल भर के अंदर महात्मा गांधी, जो काफी पीछे थे क्लास में, उस क्लास में 4th आने लग जाते, यानी टॉप 5 में आ जाते। तो वो इस प्रकार के व्यक्ति थे कि वो चुनौती लेते थे विद्या के क्षेत्र में। और वो आपने देखा कि मृत्यु के कुछ दिन पहले वो बांग्ला सीख रहे थे, और इस कदर बांग्ला सीख गए थे कि उन्होंने गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर की एक बांग्ला कविता का, ज्योति भाई के मारे भाई, उसका उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया था, हिंदी में, जो कि उनकी खुद की भाषा नहीं।
तो उन्होंने बांग्ला से हिंदी में अनुवाद महात्मा गांधी ने किया था, यानी 2 सीखी हुई भाषाओं में एक, और सुंदर अनुवाद, आप कभी पढ़िएगा उसको, बहुत सुंदर। तो वो हमेशा सीखने वाले व्यक्ति महात्मा गांधी, तो उनको, वो छुटपन से ही ऐसे थे, होनहार बिरवान के होत चिक में पा। तो वो जो है उन्होंने उनको लगा कि भाई मैं पढ़ा लिखा हूँ, तो मैं मेरी जो ये दोस्त थी और अब बीवी हो गई है, बीच में वो बहुत गुस्सा भी हो रहे थे जब सगाई के बाद इनकी दोस्ती तोड़ दी गई थी और खेलने से मना कर दिया गया था। तो उन्हें लगा कि क्या मतलब है, ये बड़ी बड़ी आंखों वाली लड़की ये क्यों नहीं मेरे साथ खेलती है। पर बाद में वो हमेशा ही के लिए साथ में आ गई। वो उनके सौंदर्य से बहुत मुग्ध रहते थे, और वो उनको कहते हैं बड़ी बड़ी आंखों वाली लड़की। बहुत सुंदर आंखें भी थी, और कस्तूरबा की आंखें उनके पूरे परिवार को मिली है। मैं साउथ अफ्रीका पिछले साल गई थी, तो मैंने देखा कि न सिर्फ इला जी को जो उनकी पोती है, बल्कि उनकी जो पड़पोतियां हैं उन सब की भी वैसी, मिथिला में हमारे यहाँ कहते हैं डोका सनसनाइक, तो ऐसे बड़ी बड़ी आंखें, बहुत सुंदर। तो ये दोनों मित्र भी थे और फिर पति पत्नी हो गए, और उसमें फिर ये महाशय जो है ये अपने को थोड़ा सा सुपीरियर समझने लगे। जैसे आजकल भी होता है ना कि जब शादी हो जाती है और अगर लड़का सेंट माइकल्स का पढ़ा हुआ रहता है और लड़की जो है वो गर्दनी बाग से पढ़ी हुई रहती है, तो वो लड़का अपने को समझता है कि मैं बहुत तोपचंद हूँ, इसको इतनी अच्छी अंग्रेजी नहीं आती, मैं इसको ज्यादा समझा सकता हूँ। तो यही हो गया इन दोनों के बीच में। ये बेचारी गुजराती जानती थी और वो अंग्रेजी भी जानते थे, हिंदी भी जानते थे, लेकिन ये गुजराती लिखना नहीं जानती थी, क्योंकि दुलारी बाई को किसी ने लिखने पढ़ने के लिए ज्यादा धक्का नहीं दिया था। तो ये महाशय चले उनके टीचर बनने, तो ये सो जाती थी, क्योंकि दिन भर घर में जो है बहू, छोटी बहू बनके और सास के पास कूदती फांगती रहती थी, उसको उस काम में बहुत मजा आता था। लेकिन ये बालक जो है ये चाहते थे कि वो पढ़ लिख ले, तो पढ़ती नहीं थी, सो जाती थी। तो इनका झगड़ा, सबसे पहला झगड़ा पढ़ाई को लेकर के हुआ। तो आप ये देखिए, जो कई लोग आपको कहेंगे कि बापू ने ऐसा किया वैसा किया, दरअसल वो स्वयं बताते हैं, कोई और नहीं बताता। तो वो ये बताते हैं कि मैं चाहता था, लेकिन वो बोले कि उसकी जिद मूर्ख बने रहने में और अनपढ़ बने रहने की, उसकी जो महत्वाकांक्षा थी वो बहुत दृढ़ थी, और मेरी शिक्षक की भूमिका बहुत कमजोर थी, तो मैं उसको सिखा नहीं, पढ़ा नहीं पाया। बहुत धीरे धीरे बाद में गुजराती लिखना और पढ़ना सीखा, और बाद में तो थोड़ा बहुत अंग्रेजी भी पढ़ना सीखा, 1-2 वाक्य भी अंग्रेजी की बोल लेती थी। बाद में जब एक बार बापू ने भूख हड़ताल की थी और अंग्रेज ने कहा कि देखिए आपके पति क्या करते हैं, तो उन्होंने कहा यस ही मेक्स अ लॉट ऑफ मिस्चिफ। तो इस तरह के शब्द उन्होंने बोले थे बापू के बारे में। ये किसी अंग्रेज अफसर ने नोट किया हुआ। तो एक मिनट, तो क्षमा करेंगे, मुझे भी अब अपनी नानी की तरह बगल में लौंग रखना पड़ेगा, बार बार गला फंस रहा है मेरा। तो इन दोनों के जो उसके बाद ये, अब आप ये देखिए कि आप बाल विवाह के विरुद्ध बापू इतने अधिक उग्र रूप से क्यों थे। क्योंकि ये 1882 में शादी हुई है ना, जब ये 13 की थी और ये 12.5 के थे। 1884 में पहली संतान, जो पहली संतान हुई वो 4 दिन जिंदा नहीं रही और उसका देहांत हो गया। उसके बाद दूसरी संतान कुछ दिनों बाद हुई। बापू ने उस पहली संतान के लिए अपने को खूब ब्लेम किया है। आप ये सोचिए कि 15 साल के थे वो, 15 साल की आयु में आप पिता बन गए, और आप उसके लिए अपने आप को इतना ज्यादा ब्लेम कर रहे हैं कि मैं उस रात अपने पिताजी के मृत्युशैया से उठ के पत्नी के पास चला गया, ये मेरे इस पाप कर्म की वजह से मेरी संतान जीवित नहीं रही, ऐसा उन्होंने बार बार कहा है। वो अपने प्रति, मैंने देखा है, और ये जॉर्ज ऑरवेल एक जगह कहते हैं कि वो व्यक्ति अपने प्रति इतना निष्ठुर है और खुद को इतना कठोरता से जज करता है कि कोई नहीं जज कर सकता, कोई शत्रु को भी नहीं जज कर सकता। वो अपने आप को इस तरह अपनी कठोरता से जज करते हैं। तो उन्होंने ये बात लिखी। उसके कुछ दिनों बाद हरीलाल पैदा होते हैं, जब ये 19 साल के थे, और वो ये 18 साल की थी और वो 19 साल की थी। और हरीलाल के बाद बाकी और तीनों बच्चे हुए, उनकी बाद में आपको बताऊंगी। तो ये इनका हुआ। अब इस बीच में क्या हुआ कि इनके पिताजी की तो डेथ हो गई थी, पारिवारिक स्थिति ऐसी थी, बड़े भाई या मझले भाई कोई भी दीवान के पद पर नहीं जाता। तो
धन्यवाद ब्योसादी बटी के लिए। नहीं, ठीक हो जाएगा। अभी थोड़ी देर से मैंने अभी थोड़ा कुछ ठंडा पी लिया कैलाश जी से बात करने से पहले, इसीलिए ये हालत हो रही है बिटिया के साथ बैठ करके। तो ठीक हो जाएगा थोड़ी देर में, बोलते बोलते गला रवा हो जाएगा। तो उसके बाद इन लोगों के और गांधी जी में पौरुष दंभ नहीं था। ये जो गांधी जी का उनके साथ जो भी झगड़ा पंगा था अपनी पत्नी के साथ, ये कैशोर्य का दंभ है। और मैं आपको ये बताऊं कि कस्तूरबा बराबर लड़ती थी। ये लो, छी छी छी, ये तो बहुत गलत किया बाबूजी ने, ये मुझे नहीं पता था माँ। लेकिन बापू ने कभी चांटा नहीं मारा बा को। उन्होंने उन्होंने बापू ने बा को धक्का दिया और बा ने बापू को धक्का दिया। दोनों एक दूसरे को धक्का देते थे क्योंकि दोनों किशोर वय के थे। और दूसरी बात कि कस्तूरबा को हमेशा लगता था कि ये लड़का मेरे साथ खेलता था, मुझे बताया गया था ये मुझसे छोटा है, और ये बात तक कहती थी याद रखो तुम मुझसे छोटे हो। और वो ये सोचती थी वो इस बात को कि वो छोटा था। और बापू को लगता था कि मैं पढ़ता लिखता हूँ, मैं बहुत स्मार्ट हूँ। ये सोचती थी कि मैं इससे बड़ी हूँ, मैं ज्यादा समझती हूँ। दोनों में झगड़ा था। ऐसा कुछ भी नहीं था कि बापू में बहुत पौरुष का दंभ था और वो पौरुष दिखाते थे। ये बिल्कुल ही फॉल्स रीडिंग है और ये पोस्ट ट्रूथ रीडिंग है। पोस्ट ट्रूथ रीडिंग्स बापू की बहुत की गई हैं और इसके कारण ही उनकी लेगेसी को डाइल्यूट किया गया। इस लेगेसी को डाइल्यूट करने के कारण ही आज हमारे पूरे समाज में, पूरे संसार में उनकी जय जयकार हो रही है। उनके पीछे चलने वालों की वृद्धि हो रही है। उनके नाम के, उनके विचारों पे ढेरों एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, प्रयोग हो रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा है? क्यों कि हम उनके लिए बहुत से पोस्ट ट्रूथ्स हमने क्रिएट किए। पोस्ट ट्रूथ क्या है ये आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में देख लीजिए, गूगल कर लीजिए। आप लोग सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, सबको पता है सोशियोलॉजी और हिस्ट्री के लोगों को कि पोस्ट ट्रूथ क्या है, वो कितनी घातक चीज आज के जमाने में। अंधविश्वासों की, ग्रे एरियाज की कहानी। तो इन दोनों के बीच में कोई पौरुष नहीं दिखाते थे बापू। वो कहते हैं कि मैं अपना पति स्वरूप ले आता था, लेकिन कस्तूरबा ने तो अपनी आत्मकथा नहीं लिखी ना, इसलिए आपको नहीं पता कि कस्तूरबा कितना जिद करती थी। उन्होंने सुशीला नैयर को कहा कि मैं भी बहुत जिद्दी थी, मैं अपने माँ बाप की लाड़ों की पाली हुई प्यारी बेटी थी, मैं भी बहुत जिद्दी थी। तो दोनों की जिद थी और वो रूठ कर अपने मायके चली जाती थी। और वो मायके में तब तक रूठ कर रहती थी जब तक ये मनाने नहीं आते थे। तो उसके बाद इनको इतनी याद आती थी और इतना बुरा लगता था कि ये मनाने जाते थे। वो नहीं मान के आती थी, मानी नहीं थी वो। तो उनको सब पता था कि आएंगे मनाने के लिए। तो ये इनका ये ऐसा था। अब उसके बाद क्या हुआ, ये बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए इनको बाहर जाना था। तो जब बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए इनको जाना था, उस वक्त परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी। पिता गुजर गए थे और मैंने आपको कहा एक ईमानदार सरकारी अफसर अपने बच्चों के लिए 7 पुश्त के लिए व्यवस्था नहीं करता। वो अपने लिए जितना कर ले उतना ही अच्छा है। तो ये जो अच्छा, ये मम्मी पर कमेंट हो रहा है। अच्छा, मैं देख रही हूँ प्रज्ञा पांडे जी का। मैंने कहा ये क्या है? तो वो जो बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए उनको जाना था, तो उस समय पैसे की कमी थी, जो मैंने आपको बताया। ईमानदार अफसरों के घर की जो हालत होती है वो थी। तो सब लोगों ने इकट्ठे होकर पैसे की कोशिश की देने की। तो कस्तूरबा, और आपको याद रहना चाहिए, कई लोग जो मैं उन सब चीजों का प्रतिकार करती जा रही हूँ अपनी कथा में, जिसके लिए लोग बहुत गाली देते हैं बापू को, जिसके लिए पोस्ट ट्रुथ का निर्माण करते हैं। तो कस्तूरबा ने पहले क्या, अभी भी बहुत से विवाह पारिवारिक संबंध होते हैं जिसमें निजी संपत्ति का कोई औकात नहीं होती, निजी कोई संपत्ति नहीं होती। जब एक सास वहां पर है, 3 बहुएं हैं, तो सबकी संपत्ति परिवार की संपत्ति है। तो कस्तूरबा के गहनों का उपयोग बापू को भेजने के लिए हुआ, विदेश जाने के लिए हुआ। और वो इस बात को स्वयं बताते हैं कि मेरी पढ़ाई कस्तूरबा ने करवाई, क्योंकि उनके गहने लगे उसमें। जब वो इंग्लैंड गए तो तब इनको समझ में आया, और ये सुशीला नैयर जी को बताती हैं कि जब वो इंग्लैंड गए तब मुझे समझ में आया कि थोड़ा बहुत पढ़ लेना चाहिए था। क्योंकि जब बापू वहां से पत्र लिखते थे तो वो अपने भाई को लिखते थे और भाई में कस्तूर के लिए संदेश लिखते थे।
क्योंकि कस्तूर को तो पढ़ने आता नहीं था, तो उनको चिट्ठी लिखने का फायदा ही क्या था, क्योंकि वो किसी और से ही पढ़वाती। तो तब इन्हें समझ में आया कि चिट्ठी भी किसी और के माध्यम से आती। तो बाद में फिर इन्होंने गुजराती थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना सीखा। तो उसमें इन्होंने उसके बाद ये इंग्लैंड से जब इंग्लैंड जब गए, तो इंग्लैंड में इन्होंने लैटिन, मतलब हमेशा से सीखने वाले थे ना, तो लैटिन सीखा, फ्रेंच सीखा, डांस करना भी सीखा, हैट कोट और टाई पहनना भी सीखा। और जब वापस आए और उसके बाद उन्होंने कुछ दिन बंबई में एक रिश्तेदार के घर में इनको रख करके और बंबई में गुजराती समाज के अपने रिश्तेदार, निकट के रिश्तेदार के घर में रह करके, और वहां पर इन्होंने बंबई में कोर्ट में अपनी बैरिस्ट्री चलानी चाहिए, जो कि नहीं चली। जिस प्रकार से चल रहा था काम उस समय बैरिस्ट्री का, या जिस प्रकार से अभी भी चलता है, उसमें महात्मा गांधी की बैरिस्ट्री वहां नहीं चल पाई। तो ये राजकोट आ गए और पिटीशन वगैरह लिखने लग गए। ये जब वहां पर भी इनकी कोई ठीक ही ठाक आमदनी थी और बड़े भाई के साथ में बड़े भाई की कृपा पर निर्भर थे। कस्तूर बहुत ताने भी देती थी कि आप जो है भाई लोग आपका, हमारा, हम सबका खर्चा चलाते हैं, कब तक हम इनके खर्चे पर रहेंगे, और इस तरह की जैसे आम एक पत्नी करती है, क्योंकि उस वक्त वो एक आम पत्नी थी, उस वक्त एक आम महिला थी। कस्तूर शुरुआती दौर पे एक सामान्य महिला की तरह अपने पति की जान खाती थी पैसे के लिए, और हमारे बच्चों का क्या होगा, और तुम्हारे भाई की ही दया पे हम रहेंगे क्या। जैसे एक इकलौती लड़की जब किसी घर की छोटी बहू बन जाए तो उसकी जो स्थिति होगी, वो कस्तूर की स्थिति थी। उस प्रकार उसके उनके वही संघर्ष भी थे। और जब महात्मा गांधी इंग्लैंड में थे, उसी दौरान उनकी माँ की मृत्यु भी हो गई थी। और तो यहाँ पर कस्तूर के सिर पे कोई छत्र छाया भी नहीं थी, क्योंकि वो पुतली बाई की बहुत प्रिय बहू थी। तो इन्होंने उसके बाद इसी बीच में दादा अब्दुल्ला कंपनी से महात्मा गांधी को साउथ अफ्रीका के लिए एक ब्रिटेनरशिप मिली। वो वहां गए और वहां जाकर के उन्होंने जो किया सबको पता है, मैं उस पर बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगी। मैं आपको बताऊंगी कि वहां जब वो ले गए कस्तूर को, और अपने उनके 2 बच्चे उस समय हो गए थे, हरिलाल और मनीलाल 2 हो गए थे। तो ये दोनों को लेकर के, और गोकुल दास उनके भांजे थे, उनकी जो बहन थी रलियत बेन, वो विधवा हो गई थी, और उनका लड़का गोकुल दास बहुत प्रिय था, बापू उनके सबसे प्रिय मामा थे और वो उनके सबसे प्रिय भांजे थे। उनको लेकर के कस्तूरबा और महात्मा गांधी पानी के जहाज से निकले भारत से डरबन की ओर। इससे पहले वो वहां पर भारतीय लोगों के लिए संघर्ष कर चुके थे। पीटरमारिट्सबर्ग की घटना हो चुकी थी, जिसमें उनको ट्रेन से फेंक दिया गया था। उसके बाद उन्होंने जाकर के और दादा अब्दुल्ला में और उनके जो कजिन थे जिनमें झगड़ा था, उसको आर्बिट्रेशन करके और सुलझा दिया था। खूब नाम हो गया था, और उन्होंने हजारों हजार लोगों के सिग्नेचर्स ले करके और भारतीयों के अधिकार के लिए जो पास भारतीय कैरी करते हैं उस पास को जलाया था। और इस तरह की बहुत सी हरकतें उन्होंने वहां पर कर दी थी, जिसके चलते उनके ऊपर पूरी वहां की गोरी सरकार की नजर महात्मा गांधी पर पूरी तरह से थी। तो जब महात्मा गांधी, और ये 2 जहाजों का बेड़ा था जो साथ में आ रहा था, तो डरबन से काफी दूर पर उन जहाजों को ये कह के रोक दिया गया कि हमें पता चला है कि इसमें कुछ लोग जो हैं वो बीमार हैं, और इसलिए इन जहाजों को अभी क्वारंटाइन किया जाता है। तो 3 हफ्ते का, 21 दिन का क्वारंटाइन किया जाता है। अब वो क्वारंटाइन खत्म होने के बाद में उन लोगों ने उनको कहा कि आपके प्रति मिस्टर गांधी बहुत ज्यादा नाराजगी है, क्योंकि लोगों के बीच में ये प्रचार है कि आप भारत से बंधुआ मजदूर या इंडेंचर्ड लेबर लेकर के आ रहे हैं, जो कि यहाँ के जो गरीब गोरे लोग हैं उनकी नौकरियां खा जाएंगे। तो उन्होंने कहा मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो मात्र अपने परिवार के साथ आ रहा हूँ, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं। इससे पहले उन्होंने एक ग्रीन बुक लिखी थी, जिसमें कि जो भारतीयों की स्थिति थी उसमें उसको लेकर के वो कलकत्ता कांग्रेस गए थे, वहां उन्होंने उसको प्रचारित किया था। और इस बात को लेकर साउथ अफ्रीका में दुष्प्रचार किया गया था कि इन्होंने साउथ अफ्रीका की सरकार की बुराई भारत में जाकर की है और इंग्लैंड में की है। तो ये सब माहौल बहुत खराब था। तो फिर ये हुआ कि दादा अब्दुल्ला के वकील थे मिस्टर लाफ्टन, तो उनको इन्होंने भेजा और ये कहा कि परिवार को अलग से ले जाए और गांधी जी को अलग से ले जाए। तो कस्तूरबा और तीनों बच्चों को एक अलग नाव में लेकर के, और इनके मित्र थे, पारसी मित्र थे रुस्तम जी, तो उनके घर पे उनको अलग से ले गए।
और इन लोग वहां वेट कर रहे थे। अब कस्तूरबा एक घोर वैष्णव शाकाहारी परिवार की बेटी और बहू, और वो एक पारसी परिवार में गई। अच्छा, इससे पहले महात्मा गांधी ने क्या किया, उन्होंने कहा कि ये जो गुजराती तरीके से तुम हिंदू तरीके से साड़ी पहनती हो ये ठीक नहीं है, वहां जाके थोड़ा अच्छे पढ़े लिखे जैसी साड़ी वाड़ी पहनना है। तो पारसी कपड़े पहना दिए, शर्ट और साड़ी, और बच्चों को भी जूते वगैरह पहना दिए। तो सबकी हालत काफी खराब पहले से ही थी। जो ये एक्लिमेटाइजेशन जो कर रहे थे गांधी जी, उसके चलते इन सब की हालत काफी खराब थी। अब ये रुस्तम जी के यहाँ इनको रख दिया, जो कि मांसाहारी परिवार था और दूसरे धर्म का था, जो कि कस्तूरबा के लिए पहला एक्सपोजर था। वो देश से क्या अपने गांव से पहली बार बाहर निकली थी और सीधे एक ऐसे घर में गई। वो रुस्तम जी का परिवार बहुत ही प्रेमी और गांधी जी को बहुत ही ज्यादा इज्जत करने वाला परिवार था, तो इनको बिल्कुल अपनी बेटी और बहू की तरह उन्होंने स्वागत किया और अच्छे से इनको रखा। इस बीच में महात्मा गांधी को अलग से उतार करके और लाफ्टन साहब लेकर के आए। जैसे ही महात्मा गांधी उतर के डॉक से आगे बढ़े कि एक गोरे युवकों का एक ग्रुप जो है वो उनके ऊपर उसने उनके ऊपर हमला कर दिया, और एक मॉब ऑफ वाइट यंग मेन वो उनको लिंच करने के लिए आगे बढ़े। ये मॉब लिंचिंग की घटना हो जाती यदि वहां पर जो वहां के एसपी साहब थे, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस थे, वो रिचर्ड अलेक्जेंडर, उनकी पत्नी सेरा जेन वो वहां से गुजर रही थी। तो सेरा जेन ने तत्काल उनकी अपनी छतरी खोल दी और अपनी छतरी के अंदर महात्मा गांधी को छुपा लिया। और उन्होंने उनको, सेरा जेन ने जब छुपा लिया तो और उनको पहचान गए, वो लड़के पहचान गए एसपी साहब की पत्नी थी। उस जमाने में कितने ही पुलिस अफसर होते होंगे, एसपी तो बहुत रेयर चीज है, एसपी की बीवी बहुत बड़ी महिला हुई। तो उन्होंने देखा तो वो बच्चे जो है लड़के उनको छोड़ के भागे और ये छतरी में छुपाए छुपाए उनको सीधे पुलिस स्टेशन ले गए। पुलिस स्टेशन के बाहर भीड़ खड़ी थी। पुलिस स्टेशन के अंदर जब वो ले गई तो उसके बाद इनको सिपाही के कपड़े पहना करके, मतलब इनके कपड़े बदलकर पुलिस के वहां के डरबन पुलिस थाने के सिपाही के कपड़े पहना करके और इनको रुस्तम जी साहब के यहाँ धीरे से पीछे के दरवाजे से ले जाया गया। ये जब ले जाया गया तो अब आप कल्पना कीजिए कि कस्तूरबा पहली बार बाहर आई है, एक अनजान घर में बैठी है और उसका पति आ रहा है 2 दिन के बाद एक्चुअली, और जब वो आ रहा है तो उसका सिर फूटा हुआ है, खून बह रहा है, और घर के बाहर पूरी भीड़ खड़ी है और वो गा रही है, हैंग ओल्ड गांधी ऑन द ओल्ड सार एप्पल ट्री, हैंग ओल्ड गांधी ऑन द सार एप्पल ट्री, बुढ़े गांधी को खट्टे सेब के पेड़ से फांसी दो, खट्टे सेब के पेड़ पे फांसी दो, ये गाना गा रहे हैं वो सब के सब बाहर। आप कस्तूरबा की परिस्थिति सोचिए, आप उसकी मनस्थिति सोचिए। लेकिन उस महिला ने वहां कितना दम दिखाया, वो एकदम शांत रही, इनके घाव धोए, उसके बाद 2-4-5 दिन वहां बिताने के बाद इनने एक घर और ले लिया था वहीं पर, तो उस घर में जाकर के और उसके बाद पूरा गृहस्थी जमाई। और ये इस तरह से ट्रायल बाय फायर एक तरह से उनका हुआ जब वो वहां पहुंची। और महात्मा गांधी और कस्तूरबा का सेरा जेन से, रिचर्ड तो क्या तो देहांत हो गया था, दोस्ती बनी रही लगातार। सेरा जेन जब बहुत बूढ़ी हो गई तब तक भी महात्मा गांधी उनको चिट्ठी लिखते रहते थे और उनसे उनका संबंध बना रहा। मेरी उनके वंशज जेक अलेक्जेंडर से साउथ अफ्रीका में पिछले साल मुलाकात हुई और मैंने उनसे कहा कि मैं पूरे भारत की ओर से आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपकी पूर्वजा ने बापू को मॉब लिंचिंग से बचाया। तो वो बहुत गदगद हो गए और वो बहुत ऐसे, इसलिए बापू को ये उनके अंदर जो ये विशालता आई वो इसीलिए आई क्योंकि उन्होंने देखा कि कोई भी पूरी तरह हे त्याज या शत्रुवत नहीं है। हम अंग्रेज से लड़ रहे हैं लेकिन अंग्रेजों में ही कुछ लोग हैं जो हमारी रक्षा को खड़े हो जाते हैं, अपने ही लोगों के विरुद्ध हमारे लिए खड़े हो जाते हैं। इसलिए उन्हें समझ में आया कि कई बार जब अपने ही लोग गलत बात कहें, विपरीत बात कहें, तो भी हमें खड़े होना चाहिए न्याय के लिए, सिद्धांत के लिए। ये सोच के साथ में नहीं खड़े हो जाना चाहिए कि वो हमारे अपने लोग हैं। तो ये हम सेरा जेन से सीखते हैं। उसके बाद कस्तूरबा की गृहस्थी जम गई। उसके बाद तो बापू 50 तरह के लोगों को ले आए, जैसा कि उनका था, उनका घर तो खुला था, सब प्रकार के लोग आने लगे, लेकिन चौका शाकाहारी बना रहा। कस्तूरबा का चौका था वो उन्हीं के हिसाब से बना रहा और उस हिसाब से उनका आना जाना लोगों का चलता रहा और वो भी धीरे धीरे
कौन आ रहा है नहीं आ रहा, हर प्रकार के लोग आ रहे हैं, कोई रह रहा है, अधिकांश लोग वहीं रह जाते थे, वहीं खाना खाते थे, वहीं काम करते थे, और वो सब चलता रहा। उसी में क्या हुआ, वो जो घटना जिसको रिचर्ड एटनबरो ने दिखा करके और पूरे संसार में प्रसिद्ध कर दिया, और जिसको लेके कई लोग फिर एक पोस्ट ट्रुथ का निर्माण करते हैं, वो घटना वहीं पर हुई, उसी घर में, जहां से समुद्र दिखता है, बहुत सुंदर घर था, अब नहीं है वहां पे। तो वहां क्या हुआ कि एक व्यक्ति आए थे जो कि जो तथाकथित अस्पृश्य वर्ग के, उस जमाने में कुछ लोगों को उस वर्ग में रखा जाता था, तो उसके थे, और क्रिश्चियन थे जाति धर्म से। वो आए थे कुछ काम के लिए, भारतीय ही थे। तो उन्होंने बाकी सब तो काम किया, लेकिन गुसल खाना वहां तो था नहीं, तो एक चीनी मिट्टी का एक पॉट रख दिया था बापू ने, उसी में सब निस्तार करते थे और अपना सफाई करके फिर वापस रख देते थे। उन्होंने सफाई नहीं की, तो बापू ने कहा कि मैं थोड़ा काम पर जा रहा हूँ, तुम ये सफाई कर देना। तो इन्होंने कहा कि मैं नहीं करूंगी। तो उन्होंने कहा कि तुम क्यों नहीं करोगे, और इस बात का आपने देखा है, नहीं देखा है तो वो सीन आपको खूब सारा यूट्यूब पे मिल जाएगा, देख लीजिए, मेरे लिए बहुत थोड़ा पीड़ादायक है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि उस वक्त उन्होंने उनको हाथ पकड़ के कहा कि तुम घर से निकल जाओ, एक तो तुम करोगी, और अगर करोगी तो तुम मुस्कुराते हुए करोगी, खुशी से करोगी, क्योंकि हम कोई अस्पृश्य नहीं है, कोई जाति भेद नहीं है, कोई ये नहीं है। तो इन्होंने कहा कि मैं, तुमने मुझे कहा है, तुम मेरे पति हो, इसलिए मैं कर दे रही हूँ, मैं खुशी से करूंगी, ये तुम मुझे आज्ञा नहीं दे सकते। तो उन्होंने कहा नहीं, अगर तुम खुशी से नहीं करोगी तो तुम यहाँ से निकल जाओ। तो उन्होंने जब निकालने लगे तो उन्होंने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं है, पर मुझे तो शर्म है, मैं तुम्हारी ब्याहता पत्नी हूँ और तुम मुझे इस तरह से घर से निकाल रहे हो, मैं कहाँ जाऊंगी बताओ, कौन सा रिश्तेदार मेरा यहाँ है। यानी वो कह रही थी कोई रिश्तेदार होता तो मैं चली जाती, लेकिन कौन सा मेरा रिश्तेदार, भाई भतीजा चाचा मेरे यहाँ है जो मैं चली जाऊं। तुम हाथ पकड़ के यहाँ लाए हो इस दूर देश में, और फिर मुझे तुम घर से निकाल रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। तो बापू को इतनी ग्लानि हुई, वो रोने लगे, और उन्होंने लिखा है कि यहाँ कस्तूरबा ने गुरु के समान मुझे ये समझाया कि हिंसा का सिर्फ शारीरिक स्वरूप नहीं होता, हिंसा का एक अशारीरिक स्वरूप भी होता है। वायलेंस इज नॉट ऑलवेज फिजिकल, there is a non-physical side of violence, and this I learned from my guru कस्तूरबा। तो कस्तूरबा ने उन्हें, तो मैं इसको हमेशा कहती हूँ कि दोनों एक दूसरे के लिए गुरु के समान, और ये वो कस्तूरबा जो अस्पृश्यता के उस छूने को तैयार नहीं थी। तो 1930-32 में बापू बीमार पड़े, आपको याद होगा कि उन्होंने लंबा सत्याग्रह किया, और उसके बाद वो जाने को, उनका ट्रिप्लिकेन में पहले से ही हरिजन सेवक संघ का कार्यक्रम तय था, लेकिन वो जाने की स्थिति में नहीं थे। तो यही कस्तूरबा जो इतना जाति भेद मानती थी, स्पृश्य अस्पृश्य मानती थी, ये ट्रिप्लिकेन गई और कई हफ्तों तक वहां पूरे इलाके में घूम घूम करके, और जाति व्यवस्था के विरुद्ध, जाति तोड़ो मंदिर प्रवेश, उसका नेतृत्व कस्तूरबा ने किया। ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। तो ये जो दोनों एक दूसरे के गुरु, जैसे शांति पर्व में कहा कि माता प्रथम गुरु है ना, पिता द्वितीय गुरु, गुरु यानी आचार्य तृतीय गुरु, और पत्नी अंतिम गुरु होती। अब वो पुरुषों की दृष्टि से लिखा है तो पुरुषों के बारे में लिखा है, लेकिन अगर उसको रिवर्स देखें तो पति अंतिम गुरु। तो ये कस्तूरबा और महात्मा गांधी के बीच के संबंध में ये बिल्कुल ये परफेक्ट है, परफेक्ट है। ये देवर गुरुज टू ईच अदर, देवर टीचर्स टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के प्रति। उसके बाद उन्होंने वहां पर फिर बापू ने फिनिक्स आश्रम बनाया। मैं बहुत मोटी मोटी जानकारी आपको दे रही हूँ, क्योंकि सबके डिटेल में जाऊंगी तो हरि अनंत हरि कथा अनंता। तो फिनिक्स आश्रम में सबसे जो गौर करने वाली बात है कस्तूरबा की, कि फिनिक्स आश्रम का पूरा जो बही खाता है वो कस्तूरबा रखती थी। अब ये कितनी मजेदार बात है, मुझे आश्चर्य होता था। बापू ने लिखा है, फिर बाद में और लोगों ने भी, सुषमा नैयर ने भी लिखा कि ये बही खाता रखती थी। तो भाई जो लिखना पढ़ना नहीं जानती थी, लेकिन भाई तो देखो, आप श्रेष्ठ वर्ग की कन्या थी तो उन्हें बही खाता रखने आता था। तो पूरा हिसाब आने पाई का फिनिक्स आश्रम का वही रखती थी। मैं फिनिक्स आश्रम जा चुकी हूँ, बहुत ही व्यवस्थित था, अभी भी वैसा ही है जैसा था पहले, और व्यवस्थित है, बहुत तीर्थ है वो, हमारे लिए उससे बड़ा कोई तीर्थ नहीं है जो उनका पहला आश्रम। और उसको वो पूरा कस्तूरबा ही उसको संभालती थी, क्योंकि बापू तो दिन भर कभी ट्रांसवाल में पैदल चल रहे हैं, कभी जेल जा रहे हैं,
लड़कों को भी लेके जेल चले जाते थे, कभी कुछ ना कुछ तो करते ही रहते थे। तो ये वो पूरा संभालती थी। तोल्स्टॉय आश्रम में कस्तूरबा का बहुत हाथ नहीं था। तोल्स्टॉय आश्रम में बापू भी खुद रहे और वहां पर उन्होंने बाकी वहां बच्चों को बहुत सारा रखा, पढ़ाया। वो और हरमन कैलेनबाख इन दोनों ने मिलकर के उसको चलाया। जाती थी, बहुत योगदान नहीं था उनका, मूल योगदान उनका वहां पर था। तो ये जो ये सारा साउथ अफ्रीका का इनका था। साउथ अफ्रीका का एक प्रसंग और लास्ट कह के फिर मैं भारत आना चाहती हूँ। साउथ अफ्रीका में उन्होंने जब जाने लगे, लास्ट जब विदाई होने लगी, तो लोगों ने बहुत उपहार दिए। कुछ उपहार कस्तूरबा को भी दिए, और कस्तूरबा को जो उपहार उन्होंने दिए तो वो सोने की कुछ चेन थी, कुछ अंगूठियां, कोई सिक्के, क्योंकि बहुत धनाढ़ भारतीय जो दो प्रकार के लोग थे वहां, या तो अति धनाढ़ थे या अति गरीब थे। तो जो अति धनाढ़ लोग थे उन्होंने एक रिसेप्शन, और इंडियन साउथ अफ्रीकन जो कांग्रेस बनी तो वो जो उसमें सब अमीर लोग थे बहुत सारे, तो उन्होंने बहुत सारे गहने वगैरह दिए। तो वो जो गहने थे वो बापू ने जाते वक्त कहा कस्तूरबा को कि ये तुम गहने मत लो। उन्होंने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा मुझे जो भी उन्होंने दिया वो मैंने कांग्रेस के लिए दे दिया कि एक फंड बना रहेगा यहाँ पर इंडियन अफ्रीकन कांग्रेस के लिए। तो उन्होंने कहा कि लेकिन उन्होंने तो मुझे दिया, मैं रखूंगी, मैं नहीं दूंगी। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें बहुत गहने बना दूंगा, तुम ये दे दो, क्योंकि ये तुम्हें नहीं दिए हैं, ये उन्होंने मेरी पत्नी को दिए हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कैसे है, मैं भी तो यहाँ जेल गई हूँ, तो इसलिए। तो बोले तो क्या तुम उसके लिए कीमत वसूलोगी? तो बहुत दुखी हो गई। उन्होंने कहा अच्छा बच्चों से पूछ लो। तो बच्चों से पूछा, वो बच्चे भी तो बाप के ही बच्चे थे। उन्होंने कहा हाँ माँ, नहीं रखना चाहिए, दे दो। ये जो है ये एक प्रसंग है जहां कस्तूरबा को दुख हुआ, और ये उन्होंने बाद तक कहा इस बात को। उन्होंने, ये एक दुख है उनका, और ये बड़ा ही स्त्रियोचित दुख है उनका, लेकिन इस दुख को मैं बहुत दुख नहीं मानती। बापू कस्तूरबा की अंतरंगता साउथ अफ्रीका में बहुत गहराई से बढ़ी, और उस गहराई से बढ़ने का कारण ये हुआ कि दोनों ने एक दूसरे को देखा, एक दूसरे को संभाला। तीसरे बच्चे के समय में, रामदास जी के समय में बापू जब जन्म हो रहा था तो मात्र एक मिडवाइफ थी, बापू ने सहयोग किया उनके जन्म में। लेकिन जो आखिरी बच्चा हुआ देवदास, उनके जन्म के समय में कोई मिडवाइफ भी नहीं, कोई नर्स भी नहीं थी। तो बापू ने ही उनका पूरा नर्सिंग का काम, बच्चे को पैदा करने का काम, दाई का काम किया। अब आप मुझे ये बताइए कि आज के जमाने में भी कौन सा मिडिल क्लास नागर समाज का पुरुष अपनी पत्नी के संतान उत्पत्ति कराने के लिए मददगार होगा बिना किसी नर्स डॉक्टर के? इससे अधिक अंतरंग संबंध क्या हो सकता है? इससे अधिक प्रेम क्या हो सकता है? इससे अधिक समर्पण क्या हो सकता है? तो ये महात्मा गांधी के बारे में मनु लिखती है ना बाद में, गांधी मेरी माँ, बापू मेरी माँ। तो वो उनके अंदर एक स्त्री, बापू के अंदर एक स्त्री भी थी, जो इसीलिए बाद में वो रोगियों की कितनी सेवा करते थे। पहले भी साउथ अफ्रीका में उन्होंने प्लेग पीड़ितों की सेवा की, जबकि तो कस्तूरबा से नहीं सेवा कराई, सारी नर्सिंग उन्होंने की। कस्तूरबा को क्या कहा, तुम जाकर के सारी हिंदुस्तानी महिलाओं के घर जाओ और गद्दा, चद्दर, तकिया लेके आओ, और यहाँ पर पूरा अच्छा हॉस्पिटल का कमरा अच्छा बना दो। यानी वो सिर्फ सहयोगी का काम कर रही थी कस्तूरबा, वार्ड गर्ल, वार्ड बॉय की जगह वार्ड गर्ल का काम कर रही थी। नर्स का काम बापू स्वयं कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने खुद अपनी संसार, नारी का आभूषण नहीं, पुरुष का आभूषण। नारी का आभूषण प्रेम जग जाहिर होगा, लेकिन यहाँ मैं उस पुरुष की बात कर रही हूँ जो कि जिसके अंदर एक नारी थी, और उसने अपनी पत्नी को, सही बात है, कितनी अधिक स्त्री, वो सचमुच कितनी अधिक स्त्री थे। उन्होंने, देवदास के जन्म पूरी तरह से महात्मा गांधी के हाथ से हुआ। कस्तूरबा भी बहुत दमदार थी, और एक बार उनका बहुत खतरनाक तरीके से तकलीफ पेट में हुई। क्या है, अपेंडिक्स है या हर्निया उखड़ गया, किसी को पता नहीं था। तो उन्होंने डॉक्टर साहब के पास जब गए ये लोग, तो डॉक्टर साहब ने ये बोला कि हमारे पास एनेस्थीसिया नहीं है, लेकिन इनको ऑपरेशन के बिना ठीक नहीं हो। तो बिना एनेस्थीसिया के उन्होंने ऑपरेशन कराया, और अपेंडिसाइटिस निकला।
और उसके बाद वहां से छोटी थोड़ी दूर तक की ट्रेन जाती थी, डरबन से थोड़ी दूर तक, इनाना तक, और वहां उतर के और वहां से फिर जो हैमक होता है, टांगा टोली खटिया जैसा, उसमें टांग करके और कई किलोमीटर दूर ले जाके तब फिनिक्स आश्रम पहुंचे। ऐसी कस्तूरबा भी थी। तो दोनों के अंदर ये दम बहुत था। वहां डॉक्टर ने कहा कि आप तुरंत थोड़ा मांस का सूप ले लेंगी तो तुरंत ताकत आ जाएगा। उन्होंने कहा प्राण दे दूंगी, मांस का सूप नहीं लूंगी, क्योंकि वैष्णव थी। तो जो भी उनके सिद्धांत थे, ये सब बिल्कुल ही, दोनों अपने अपने सिद्धांत पे अडिग लोग थे। तो दो जब अडिग लोग होते हैं तो थोड़ा बहुत तो झंझट होती ही है, इसलिए वो झंझट उनके बीच में थी। अब जब ये भारत आते हैं, भारत आते आते तक कस्तूरबा महात्मा गांधी की पत्नी बन चुकी थी। उन्हें समझ में आ गया था कि ये मेरा कभी जीवन अब सामान्य नहीं होने वाला है, ये मेरा पति संसार को बेहतर बनाने के लिए बावला हो रखा है। मेरा पति एक सैद्धांतिक रूप से एक बहुत ही अपनी जगह पर खड़ा रहने वाला, स्पष्ट मन का, स्पष्ट बुद्धि का और स्पष्ट वचन का व्यक्ति है। ये किसी भी चीज पे कोई समझौता नहीं करेगा, और जब ये बड़े बड़े गवर्नर से समझौता नहीं करेगा तो मुझसे क्या समझौता करेगा। तो ये उन्होंने इसको समझा। लेकिन एक चीज याद रखिए, कभी भी कस्तूरबा ने सरेंडर नहीं किया। अरुण और सुनंदा गांधी, जो उनके ही पौत्र हैं, वो लिखते हैं कि वो कभी भी बिना संघर्ष के या बिना समझे हुए वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती थी, आर्ग्यू करती थी, समझती थी, लगता था उचित है तो मानती थी, कुछ चीजें नहीं लगता था उचित है तो नहीं मानती थी। जैसे उन्होंने कहा था आभूषण मत पहनो, मगर कस्तूरबा ने कभी लाल चूड़ी छोड़ी नहीं। तो बापू हमेशा कहते थे कि बाग की जो है ना, श्रृंगार का शौक कभी नहीं जाता, बिंदी लगाएगी, लाल चूड़ी पहनेगी और गले में एक धागा ही सही लेकिन लटकाए रहेगी। अब भाई जिसने ऊपर सर से पैर तक सोने में लद के आई थी, वो इतने पे आ गई, उसने इतना कॉम्प्रोमाइज कर लिया, पर वो ये छोड़ने को तैयार नहीं। सादगी का मतलब बिल्कुल, मैं अपने जिन चीजों में, जिन मान्यताओं को मैं मानती हूँ, अपने व्रत उपवास उन्होंने नहीं छोड़े। वो अपना जन्माष्टमी शिवरात्रि का व्रत करती ही थी, और उसमें मतलब इस कदर करती थी कि जब जेल में थी आगा खान पैलेस में लास्ट अंतिम दिनों में, तो अंतिम शिवरात्रि ही थी, और तो उन्होंने कहा कि महादेव का तो कोई मंदिर यहाँ नहीं, तो महादेव भाई देसाई गुजर चुके थे, तो बोली ये है ना मेरा महादेव, इसी को देख करके व्रत कर लेते। तो वो, लेकिन उनकी अपनी आस्था, अपने धर्म को उन्होंने कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। बापू के साथ, बापू से कहा ठीक है, मैं आपकी सब चीजों को मानती हूँ, सबका सम्मान करूंगी, सब कुछ करूंगी, लेकिन मेरी जो अपनी मान्यताएं हैं, मेरे जो अपने व्यवहार है, उसको मैं करती रहूंगी और करती रहती थी। हाथ से काम करने की आदत दोनों को थी। तो जहां जहां आश्रम भी इन्होंने बनाए, दोनों हाथ से काम करते थे। तो चंपारण में आपको मालूम होगा, अब बिहार के ही अधिकांश लोग हैं यहाँ, तो चंपारण में जब बापू सत्याग्रह में वहां गए तो बा भी गई थी, और भीति हरवा का स्कूल बा के ही सहयोग से बना था, श्रमदान करवाया था। और वो जो स्कूल था, कुछ ईर्ष्यालु मूर्खों ने जला जब दिया था कच्चे स्कूल को, तो पक्के स्कूल को बनाने में भी बा ने श्रमदान किया था और तगाड़ी उठा उठा करके जाती थी। तो ये सारी चीजें जो है, उनका साथ सहयोग था। भारत में आकर के वो लगातार उनकी छाया की तरह साथ रही। बापू ने एक जगह कहा कि वी हैव डिसाइडेड दैट आई विल हैव ऑल द ऑनर एंड शी विल हैव ऑल द ड्रजरी, यानी मुझे सारा सम्मान मिलेगा और इनको सारे की सारी श्रम करना पड़ेगा। यद्यपि उन्होंने भी कम श्रम नहीं किया, लेकिन वो ऐसे ही विशाल थे। उन्होंने कहा कि सारा श्रम ये करती हैं और सम्मान मैं ले लेता हूँ। बा ने अपनी तरफ से अलग से भी बहुत से आंदोलन किए। आपको मालूम होगा कि जब दांडी की तैयारी चल रही थी, उधर बारदोली में भी सत्याग्रह चल रहा था बहुत दिनों से। बारदोली में बा ने महिलाओं को लेकर के और वहां पर झोपड़ियां बना बनाकर और मिट्टी के बर्तन रख रख करके, और जो लैंड टैक्स बढ़ाया गया था उसके खिलाफ आंदोलन किया था। तो सरदार पटेल वहां पहुंचे और उन्होंने कहा कि इस तरह झोपड़ी, फूस की झोपड़ी बना करके और मिट्टी के बर्तन रख के आप लोग क्यों बैठी हो। तो बा ने कहा कि ये लोग आते हैं और सबकी गांव का घर तोड़ जाते हैं, महिलाओं का, तो हमने सोचा कि ऐसा घर बनाओ और ऐसे बर्तन रखो कि तुम तोड़ दो तो भी हमारा कुछ ना जाए। तो स्ट्रेटेजिस्ट भी थी वो एक तरह से अपने तरह। और वहां बापू नहीं थे, याद रखिएगा, वो स्वयं वही थी रास में, ऐसी जगहों पे। और उसके बाद इसी तरह से तो बापू की सिर्फ सहधर्मिणी नहीं थी,
वह जो है वो प्रथम सत्याग्रही महिला भी थी। 1913 में जब साउथ अफ्रीका में विवाह का कानून लाया गया, जिसमें हिंदू, मुस्लिम और सिख विवाहों को यानी नॉन क्रिश्चियन विवाहों को अवैध करार दिया गया, उस समय बापू ने बा से खिल्ली की कि अब तो तुम हमारी प्रेमिका हो गई, पत्नी नहीं रही। तो बोली क्या बकवास करते हो, ऐसी फालतू फालतू बातें क्यों करते हो? तो बोले क्योंकि तुम्हारे हमारी शादी अवैध है। तो उन्होंने कहा रे तो तुम कुछ करते क्यों नहीं? बोले मुझे क्या है, मुझे तो अच्छा है, मैं तो अपनी प्रेमिका के साथ रह रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम्हें अपने प्रेमी के साथ नहीं रहना है तो तुम कुछ करो। तो बापू ने कहा तुम कुछ करो, तो बा ने कहा कि हाँ मैं कुछ करती हूँ। फिर वो महिलाओं को इकट्ठा करके उन्होंने आंदोलन किया और गिरफ्तार हुई, 100 दिन जेल में रही, जेल के साउथ अफ्रीका के जेल में। और जेल में उन्होंने सब महिलाओं को भजन वजन सिखाए। तो पहली महिला सत्याग्रही कस्तूरबा ही थी। और महात्मा गांधी की ये अद्भुत स्ट्रेटजी थी कि उन्होंने अपनी पत्नी को आगे किया। अगर भगवान बुद्ध की स्वयं की पत्नी श्राविका नहीं बनती तो कोई श्राविका नहीं आती। इसी तरह गांधी जी की पत्नी अगर सत्याग्रही नहीं बनती तो कोई अपने घर से पर्दा तोड़ के और नहीं लाता। सबसे स्टार्ट इट एट इन योर ओन, बी द चेंज दैट यू वांट टू सी। और इसलिए उन्होंने इतनी महिलाओं को सड़क पर खड़ा कर दिया, इतनी महिलाओं को खड़ा कर दिया कि अंग्रेज व्याकुल हो गया। मेरा ये मानना है कि अगर सिर्फ पुरुष स्वतंत्रता संग्राम लड़ते रहते और महिलाओं का जत्था सड़क पर नहीं आता तो अंग्रेज में वो घबराहट नहीं आती जो आई। क्योंकि देखिए, जो इमेज सरोजिनी नायडू की धरासना की है, जब दांडी मार्च के बाद ये लोग ऐसे उठा रहे हैं हाथ में नमक और लाठी सरोजिनी नायडू के सिर पे पड़ रही है और ये खून बह रहा, और वो पूरे वेस्टर्न मीडिया के प्रेस में छपा, तो अंग्रेज की जो सभ्यता का मुलम्मा था, क्या अंग्रेज शासन ने भारत को सभ्य बनाया, एक जंगली निगर जाति को सभ्य बनाया, वो सारा मुलम्मा उतर गया कि ये एक स्त्री के ऊपर लाठी चार्ज करते हैं, उसका खून बहाते हैं। और इसलिए स्त्रियों का आंदोलन में आना बहुत महत्वपूर्ण था। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था उस स्त्री का आना जो बापू के जीवन की, मतलब वो और वो एक ही थे, देवर वन। वो कहते हैं बाद में हमें समझ में नहीं आया, हम जीवन जीते रहे, हमें समझ में नहीं आया कि कब वो और हम एक हो गए, और ये कहना मुश्किल हो गया कि कहाँ मैं शुरू होता हूँ, कहाँ वो खत्म होती। और इसलिए मैं आपको अब अपनी बात की अंतिम प्रसंग बताना चाहती हूँ, उसके बाद आप जो भी कुछ और चर्चा करना चाहेंगे, कि बा के जीवन का अद्भुत वो प्रसंग है 1942 का। मैं इसलिए कहती हूँ कि आप सब लोगों को, जो यहाँ हिस्टोरियंस हैं, जो सोशियोलॉजिस्ट्स हैं, जो जेंडर स्टडीज में हैं, उन्हें इस पर काम करना चाहिए, विषय विशेषज्ञों को, कि क्या क्या रोल रहा उनका भी और अन्य महिलाओं का भी। तो 1942 में आपको पता है कि 8 अगस्त को जब करो या मरो, है ना, अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया गया, और उसके बाद रात में सब लोग गिरफ्तार हो गए, है ना, पूरी कमेटी गिरफ्तार हो गई, बापू गिरफ्तार, सबको पता है कि बापू गिरफ्तार हो गए। अब कौन बचा? अब बची बा। ये महाशया चली सुशीला नैयर के साथ। शिवाजी पार्क में 1 लाख से ज्यादा लोग जमा थे महात्मा गांधी का भाषण सुनने के लिए। ये जब चली वहां पे, तो शिवाजी पार्क पहुंचने से पहले इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। इन्होंने वहां से भाषण दिया, सुशीला नैयर को कहा कि तुम जाओ, उन्होंने किया, उन्हें नहीं किया, उन्होंने कहा कि तुम जाओ और हमारा भाषण दो। तो 1942 में मंच से जो भाषण पढ़ा गया शिवाजी पार्क में, वो कस्तूरबा का भाषण है। बहुत लंबा नहीं है, छोटा ही है, और वो बापू को ही रेफर करता है कि आप सबने कल गांधी जी को सुना, ऐसे शुरू होता है वो। और वहां से उन्होंने कहा, डिक्टेट कराया, अपने जो बोलकर डिक्टेट कराया हिंदी में, और उसको बोला, कहा कि तुम जाकर बोलना, और उन्होंने बोला। कस्तूरबा गिरफ्तार हो गए। कस्तूरबा को गिरफ्तार करके और एक गंदे से सेल में रखा गया। कस्तूरबा की तबीयत पहले से ही ठीक नहीं थी। उस रात उनको बहुत तेज बुखार आ गया, यरवदा जेल में उनको बहुत तेज बुखार हो गया, तो इनको घबराहट हो गई। फिर उन्होंने रातों रात उनको पूना में, जहाँ, क्योंकि पहले इनको हमेशा इन दोनों को अलग अलग जेल में रखा जाता था, एक को यरवदा तो दूसरे को साबरमती, कभी एक साथ नहीं दोनों को रखा गया। तो जब वो उस रात बहुत तेज बुखार आ गया, आयु भी बहुत थी, तो इनको घबराहट हो गई अंग्रेज अफसरों को कि कुछ हो जाएगा तो कांड हो जाएगा।
तो उन्होंने उसको उन्हें लेकर और सीधे पूना में पहुंचा दिया बापू के पास, आगा खान पैलेस में, जहां वो गिरफ्तार थे। और वहां पर जब पहुंचा दिया तो उसके बाद वो एक तरह से हाउस अरेस्ट था, क्योंकि वो तो एक पूरा बड़ा सा भवन है जिसके अंदर उनको गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि उस समय तक महात्मा गांधी को ऐसा किया नहीं जा सकता कि आप उनको एक सेल में डाल दें। कस्तूरबा को एक सेल में डाल दिया, वहां उनको यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो गया। महिलाओं को वैसे भी उसमें बहुत कष्ट होता है। और आप ये समझिए कि 1942 1969 से, तो आप सोचिए कि 73 साल की उम्र में, और इतना ज्यादा रुग्ण शरीर, पहले भी उनके बहुत सारी बीमारियां और ये सब हो चुकी थी, ऑपरेशन हो चुका था, तो उनको जर्जर कर दिया उसने। फिर भी वो कुछ महीने वहां रही और जिंदा रही, अगस्त से लेकर फरवरी तक जिंदा रही। और उसमें जानते हैं आप कि वो क्या करते थे? दोनों एक गुजराती भजन पुस्तिका से भजन गाते थे साथ में, दोनों गाते थे, क्योंकि बाकी आवाज बहुत मीठी थी। दोनों साथ में भजन गाते थे, और दोनों, फिर भी बापू को अचानक फिर आया कि अब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। तो उन्होंने क्या पढ़ाना शुरू किया? उनको ज्योग्राफी पढ़ाने लगे। मतलब अरे भाई, जो हिंदी और अंग्रेजी नहीं पढ़ पाई उनको ज्योग्राफी क्यों पढ़ा रहे हो? लेकिन वो लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड बा को पढ़ाना शुरू किया, अक्षांश और देशांतर, वो उनको पढ़ाना शुरू किए। और ये सरोजनी नायडू मिलने कभी गई तो उन्होंने कहा कि ये इन दोनों का अच्छा रोमांस चल रहा है वहां पर जेल के अंदर। तो इनका बहुत प्रेममय था, और वो वैसे ही गुजरी। उन्होंने अपने देह को त्याग किया जैसा वो चाहती थी, बापू की गोद में। उनके देहांत के बाद बापू उनकी चिता के सामने लगातार बैठे रहे जब तक पूरी रात ठंडी नहीं हो गई। तो लोगों ने उनसे कहा कि आप, ठंड लग जाएगी, फरवरी का महीना था, और आप मत करिए, आप अंदर चलिए। तो उन्होंने कहा 62 साल से साथ हूं, ऐसे कैसे छोड़। तो ये है कस्तूरबा, ये है उनकी कथा, मैंने आपको सुनाई। और उसके बाद भी कभी उन्होंने बापू को छोड़ा नहीं। एक शब्द नहीं लिखा उन्होंने जिसमें उन्होंने कस्तूरबा के बारे में लिखा नहीं। एक भाषण नहीं दिया जिसमें उन्होंने कस्तूरबा के बारे में बोला नहीं। वो उनके साथ निरंतर रही, कभी छोड़ा नहीं, बचपन से लेकर। मतलब इतना लंबा साथ बहुत कम लोगों का होता है। बस यही मुझे कहना था। धन्यवाद। अब आपको जो भी कुछ, आपने कहा कि आप बहुत सारी और बातें करना चाहते हैं, तो जो कहना चाहते हैं पूछिएगा, मैं अपने मति अनुरूप बताऊंगी। आप बहुत ही अच्छे तरीके से आपने समझा दिया कि बाघ के होने का क्या अर्थ होता है, और किस तरह से बा, या तो नोआखाली में अगर वो महिलाओं के साथ फूस का घर बना के अगर वो विद्रोह कर सकती है, वो कहीं पर भाषण दे सकती है, गांधी को तो मानती है, लेकिन पहले उनसे शास्त्रार्थ करती है, तर्क के कसौटी पर बात को समझना चाहती है, और उसके बाद ही वो मानती है, तो नहीं भी मानती है। एक शब्द जो आपने और बोला कि संसार को बेहतर बनाने के लिए बावला बन गया है मेरा पति। मतलब गांधी का जो यह पैशन था, वो पागलपन के हद तक जो समर्पण था, फॉर द बेटरमेंट ऑफ हिज नेशन, फॉर द पीपल ऑफ दिस नेशन, फ्रीडम। और बा को शायद यह एहसास हो गया था उनके साथ रहते रहते कि अगर इसके साथ रहना है तो इसी के जैसा रहना है। बहुत सारी बातें आपने की, और ये आंख खोलने वाली बातें हैं। कुछ लोगों का तो यह भी कहना है कि बा का सच में सही ढंग से विचलन नहीं हुआ। बा एक बहुत ही आश्चर्य का विषय है। 150वीं बरसी हम मना रहे हैं गांधी का, लेकिन जो गांधी, जिसके कारण गांधी बने, गांधी माने बा एंड बापू, दे ट्रेवल टुगेदर in the journey of development, in the journey of freedom of India। और जिस कारणों से गांधी को एक भगवान का सम्मान मिला, पॉलिटिकल आदमी को महात्मा कह दिया पूरा विश्व। आप घनघोर विरोधी हो सकते हैं गांधी के, लेकिन गांधी महान थे, ये तो मानना ही पड़ेगा। आप विरोध कीजिए।
लेकिन आपको मानना पड़ेगा कि वो आदमी बहुत महान था, उतना ही खाता था जितना एक सामान्य इंसान खाता है। वो सत्य बोलता था। बीवी के साथ कभी अगर उसने वो रूड हुआ, अगर बीवी पर उसने हाथ उठाई या जो भी किया, तो कहता है आई डिड। कितने पुरुष कहते हैं? नहीं कहते, छिपा लेते हैं। और 1000 में जो सर्वे हुआ है, 1000 में 995 पुरुष अपने बीवियों को मारते, और वो अच्छे पुरुष जो होते हैं वो मारते। लेकिन वो 1000 में मुश्किल से 2 पुरुष या 1 पुरुष कह पाता है कि हमने बीवी को मारा, ये गलती की, ये गांधी की मामला है। ये सब बातें जो आपने की वो बहुत ही सारगर्भित बातें हैं। मैं वो एक प्रश्न पूछने वाला था कि वो जब हरिजन वाली बात हो रही कि बा ने विरोध किया और आपने कहा कि देयर वाज ए रीजन। मेरा एक प्रश्न है, मैं मैंने गांधी और अंबेडकर पर पढ़ रहा था, और गांधी और अंबेडकर पर पढ़ रहा था, तो इसी बात पर चर्चा हुई कि गांधी ने जो है वो हरिजन को बहुत करीब से देखने का कोशिश किया। उनको लगा कि हिंदुइज्म इज ए ग्रेट रिलीजन, लेकिन इसमें जो कुछ खामियां हैं हमें उसको दूर करने की जरूरत है, और इस तरह से वो अस्पृश्यता को दूर करना चाहते थे, सब कुछ करना चाहते थे। लेकिन 2 बात लोग कहते हैं कि गांधी जो है सो असहयोग आंदोलन कर देते थे, हर चीज के लिए असहयोग आंदोलन करते थे, आमरण अनशन पर बैठ जाते थे। उन्होंने ये अस्पृश्यता जो है, अनटचेबिलिटी को खत्म करने के लिए कभी भी असहयोग आंदोलन नहीं किया, और कभी भी वो इस तरह की चीज वो आमरण अनशन पर नहीं बैठे। एक छोटा सा प्रश्न है, क्योंकि ये डायरेक्ट बात से रिलेट करता है, इस पे आप क्या कहना चाहती है? ये मेरे मूर्ख मन का प्रश्न समझ लीजिए आप, और इसको दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल है ये, और ये पूछा जाना चाहिए। मैं आपको ये बताती हूँ कि इतने वर्षों की गुलामी की लड़ाई बापू लड़ रहे थे, सच बात ये है। और 2 बातें हैं जो मुझे समझ में आती हैं। पहली बात तो वो इस बात को पूरी तरह रिकग्नाइज करते थे कि जाति व्यवस्था बहुत समस्या, माने एक मूल समस्या है भारत देश की। लेकिन वो ये देख रहे थे कि तात्कालिक जो समस्या है वो अंग्रेज है। तो उन्होंने जो भी अनशन किए, अगर आप देखिएगा अनशन, आप उनके जो भी आमरण अनशन है वो स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हिंसा की गोली उन्हें नहीं मारी होती, उस डरे हुए इंसान ने उन्हें मार नहीं डाला होता, तो आगे वो इन चीजों पर आमरण अनशन करते। मैं आपको बता रही हूँ, वो स्त्री शिक्षा पर करते, वो इन अस्पृश्यता निवारण पर करते, वो जरूर करते। आप वो लड़ किससे रहे थे उस वक्त? वो किसको टारगेट बना रहे थे? वो टारगेट बना रहे थे अंग्रेज को। वो बार बार घुटने किसको टेकवाते थे? वो अंग्रेज को टेकवाते थे। एक ही बार उन्होंने, जब कम्युनल वायलेंस परम पर था, जब हिंदू और मुसलमान एक दूसरे को काटे डाल रहे थे, तो उन्होंने कम्युनल वायलेंस के ऊपर एक बार किया, कलकत्ते में, आपको मालूम, वो वाला अनशन किया। नहीं तो सोशियोलॉजिकल विषयों पर अभी उन्होंने काम शुरू ही किया था, अभी तो उन्होंने बात शुरू की थी, काम तो आने वाला था। और वो बार बार ये कहते थे कि विदेशी लोगों से आजादी, कोई आजादी अभी नहीं है, अभी मुझे बहुत सारी चीजों से आजादी की लड़ाई लड़नी, ये तो कहते थे ना वो। और कहते थे वो अस्पृश्यता से आजादी, वो कहते थे सांप्रदायिकता से आजादी, वो तो गंदगी से भी आजादी की बात करते थे। तो वो सारी बातें उनकी, मतलब वो ये नहीं कह रहे थे कि हम इसकी, मतलब ये लड़ाई उनकी बस खत्म है। उनकी एक लड़ाई पूरी होने जा रही थी 1947 में, उसमें भी उनको बहुत ही पीड़ाजनक विजय मिली, बहुत तकलीफदेह विजय मिली। लिटरली उनके लाश पे ही भारत का विभाजन हुआ। उन्होंने कहा मेरी लाश पर होगा, और लिटरली उनकी लाश पर हुआ। 6 महीना कुछ भी नहीं होता है, 6 महीने के अंदर चले गए। तो वो जो है, वो तो उनका काम अब शुरू होना था, जो वो कहते थे कि अन्य जो जंजीरें हैं उनसे भी लड़ना है। तो मैं इस आरोप को इसलिए थोड़ा कहती हूँ कि थोड़ा दिल को बड़ा करके देखें कि बापू ने कितने सामाजिक विषयों पर आमरण अनशन किया, किस पर किया। तब स्त्रियां कहेंगे हमारे लिए नहीं आमरण अनशन किया। अरे साहब, वो तो अभी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे,
बहुत बड़ा शत्रु था, जिसके राज्य में सूर्य अस्त नहीं होता था, उससे वो बिना खड़ग बिना तलवार वो लड़ने को आ गए थे, वो उनसे लड़ रहे थे। तो उनको उस अस्पृश्यता के निवारण के लिए सबसे बड़े वो स्वयं उदाहरण थे। सबसे उन्होंने, जब मैं आपको ये बताऊं कि जब वो लक्ष्मी बेन जो थी, वो जब वो उस परिवार को जब आश्रम पे लाए, कोचरब आश्रम में, और उन्होंने कहा कि ये भी रहेगा, तो बा बहुत दूर खड़ी थी, तब भी उनके मन से जाला हटा नहीं था। लेकिन जब वो लक्ष्मी बेन छोटी सी बच्ची थी और दौड़ के आई और उन्होंने ऐसे इनको देखा और बा किया, तो उनके मन में ममता आ गई, और लक्ष्मी बेन ही उनकी बेटी है ना। और वो कभी किसी को फिर याद नहीं रहा कि वो एक हरिजन परिवार था जो बसाया गया था, वो उनकी बेटी है। तो उन्होंने अपने कर्म में लगातार इस चीज को सामने रखा। और आज ही प्रोफेसर शंकरन का बहुत अच्छा लेख छपा है इंडियन एक्सप्रेस में, वो पढ़ना चाहिए। ये जो यही पोस्ट ट्रुथ की बात में जो आज कर रही थी, ये भी एक बापू के बारे में एक पोस्ट ट्रुथ है कि उन्होंने उतना नहीं किया, उन्होंने जाति व्यवस्था का विरोध नहीं किया, उन्होंने बिल्कुल विरोध किया, मगर उन्हें मालूम था कि उनके बोल देने भर से जाति व्यवस्था खत्म नहीं होगी। वन स्टेप एट अ टाइम, वर्तमान, और तो भी वो पैरेलल कितनी चीजें चला रहे थे। एक पैरेलल अंग्रेजों से लड़ाई चल रही थी, एक इनके आश्रमों के माध्यम से सहजीवन सिखाया जा रहा था, क्योंकि वो तो प्रैक्टिस करते थे ना, बुनियादी शिक्षण भी प्रैक्टिकल था, शिक्षा की प्रैक्टिकल तरीके, जीवन जीने के प्रैक्टिकल तरीके, तो ये सारा कुछ, स्वास्थ्य के उनके एक्सपेरिमेंट्स सब पैरेलल चल रहे थे। लेकिन वो किस किस चीज पे आमरण अनशन करते, आप ये बताइए, किस किस चीज पे करते? तो उन्होंने मतलब एक जीवन में बहुत आमरण अनशन किया, कोई एक दिन करके दिखा दे वैसा जैसा वो करते थे, कहने की बात। मैं प्रश्न को थोड़ा सा और आगे खींचूंगा, उससे पहले दो ऑब्जर्वेशन पढ़ के सुनाना चाहता हूं। अंजनी कुमार झा कहते हैं, एक विदेशी पत्रकार ने बा से कहा, बा, मैंने बापू से पूछा कि दुनिया की सबसे सुंदर महिला कौन है, तो बापू का जवाब था कस्तूरबा। इसके बाद बा ने कहा, हाँ जानती हूँ, बापू कभी झूठ नहीं बोलते। आई वॉज what an innocent pious lady, yes she was an innocent and pious also। दूसरी बात वो ये भी कहते हैं कि अंजनी कुमार झा taught history, so he is a historian। अस्पृश्यता और गंदगी से लड़ाई तो उन्होंने पहले से ही शुरू कर दी थी, there is no denying of the fact, but my subject anthropology has given me the temperament of a scientist, and scientific temperament makes you ruthless। तो मैं फिर उस रूथलेस नेचर के हिसाब से फिर प्रश्न करता हूं। मुझे लगता है कि जिस समय में गांधी थे, उस समय ये जो अनटचेबिलिटी था, ये जो हरिजन था, ये स्वतंत्रता की जो समस्या थी, ये स्वतंत्रता आंदोलन से भरी समस्या थी। कल्पना कीजिए, एक जाति विशेष के लोगों को माथे पे ह्यूमन एक्सेटा, मानवीय मल को लेके ढोने के लिए कहते हो, क्या वह उतना जरूरी नहीं था जितना फ्रीडम मूवमेंट? क्या गांधी को उस पर भी नहीं सोचना चाहिए था? और अगर उसको ना, मेरा क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, और अगर ऐसा नहीं है तो क्या यह भी पोस्ट नहीं है? मैं आपको एक बात बताऊं, आप बिल्कुल आप अपनी बात कह दे रहे हैं कि उन्होंने सोचा, न सिर्फ उन्होंने सोचा बल्कि उन्होंने किया। उन्होंने मैला ढोने की प्रथा के खिलाफ भी बहुत किया, उन्होंने मंदिर प्रवेश कराया। देखिए, वो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये चीज जो लोग बार बार ये कहते हैं कि ही वॉज स्पिरिचुअल, नॉट ही वॉज अ रिलीजियस मैन, वो एक धार्मिक व्यक्ति थे, और वो कहते थे कि मैं एक सनातनी हिंदू हूँ, मेरे इष्ट देव राम हैं, और इसलिए वो अपने धर्म जो है का पालन करते थे। इसलिए उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण था कि मंदिर सबके लिए खोले जाएं, मंदिर में प्रवेश कराया जाए, वो उन्होंने कराया। सब लोग अपने हाथ से अपनी गंदगी को साफ करेंगे, इसका अर्थ क्या है? इसका निहितार्थ सीधा सीधा यही है कि कोई एक जाति विशेष किसी दूसरे का मैला नहीं ढोएगी, सब लोग अपना मैला ढोएंगे। और जो घर है, क्यों अपनी पत्नी से उन्होंने कहा कि तथाकथित अस्पृश्य का मैला ढो, क्यों कहा?
ये वैचारिक स्तर पे वो कभी नहीं हाफे, वो तो 200 साल बाद भी नहीं हाफेंगे। उन्होंने किसी ऐतिहासिक भूल को मौन सहमति नहीं दी, वो मुखर थे, वो मौन तो रहते ही नहीं थे। और उन्होंने सामाजिक रूप से लगातार पैरेलल काम किया। सिंपल बात यह है कि आप ये अगर सोचते हैं कि अंग्रेज का रहना ही भारत देश में उचित था और सिर्फ इस जाति व्यवस्था से लड़ना उचित था, तो फिर उससे पहले बहुत से लोग लड़ते आ रहे थे। कबीर साहब से ये झगड़ा शुरू हुआ गया था और कबीर साहब से 500 साल से लोग लड़ रहे थे। 500 साल से हमारा भक्ति मूवमेंट इस चीज पे लगा हुआ था, लड़ता जा रहा था। बड़े बड़े पीर पैगंबर आए और इससे लड़ते चले जा रहे थे। ठीक है ना, हम एक गांधी को पकड़ करके और उनको धुनने के लिए एक कहानी उठा लाते, कभी नारी कभी ये। तो ये जो है ना, इतने साल से चल रहे थे, कबीर साहब ने नहीं खत्म कर दिया इसलिए अब कबीर साहब को हम कह कि उन्होंने जो लिखा सब फिजूल, कोई काम का नहीं था। ऐसा नहीं है, प्रयास ही कर सकते हैं। एक जड़ चीज जो बहुत गहराई से इस समाज के अंदर समाई हुई है। मैं आपको एक अपने करियर की घटना बताती हूँ। मैंने कुछ माओवादियों को पकड़ा, वो तो कोई धर्म को भी नहीं मानते। 2 घटनाएं बताती हूँ, वो धर्म को भी नहीं मानते और उनको पकड़ा मैंने। तो जो उनके 5 लोगों में एक छोटा कार्यकर्ता था, वो ज्यादा मुखर था, बड़े वाले तो बहुत ही ज्यादा तेज रहते, कुछ नहीं बताते। तो उसमें से उनको मैंने कहा, उससे मैंने कहा कि ये बताओ कि तुम्हारी लीडरशिप हमेशा मैं एक मिनट, मैं अपने उन पाठकों से जो इनको नहीं जानते हैं बता दूं कि आप एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस हैं मध्य प्रदेश में। अब बोलिए। हाँ ठीक है। तो वो जो है, वो उसने, मैंने पूछा कि तुम्हारे जो लीडर होते हैं, बड़े बड़े जो पदाधिकारी तुम्हारे पोलिट ब्यूरो में है, वो सारे के सारे वेलमा या ब्राह्मण या रेड्डी क्यों होते हैं? तो वो क्या बोला, वो तथाकथित वंचित जाति का था। तो वो बोलता है कि अम्मा, वो उनको हेड स्टार्ट होता है ना, उनको ब्रेन ज्यादा होता है। ये उसकी संगठन में वहां भी जातिवाद। मैं सिमी के 13 पकड़े गए कार्यकर्ता, उनकी पूरी कैबिनेट ही पकड़ी गई। तो उनका जो चीफ था सफदर नागौरी, वो मेरे से पूछता है कि हमें किसने पकड़वाया, आप मुझे बताओ। मैंने कहा कि मैं आपको कैसे बता सकती हूँ, मैंने तो नहीं पकड़ा, जिसने भी पकड़ा मैं तो पूछताछ कर रही हूँ। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, मुझे मालूम है किसने पकड़वाया। मैंने कहा किसने? तो बोले एक अंसारी है, उसने पकड़वाया। तो मैंने कहा आपको क्यों शंका है उसके ऊपर? तो बोले कि इसलिए क्योंकि वो मेरी चचेरी बहन से शादी करना चाहता था और हम नहीं कर सकते थे। मैंने कहा क्यों नहीं कर सकते थे? तो बोले साहब हम नागौरी राजपूत हैं और वो अंसारी है, तो मेरे चाचा वगैरह पुराने ख्याल के लोग, वो तो नहीं कर सकते थे। मैंने कहा और तुम? बोले नहीं नहीं, अब वो तो अब प्यार मोहब्बत हो जाए तो अलग बात है, वरना ऐसे तो नहीं कर सकते थे। तो मैंने कहा यार, तुम यहाँ पर जो है इतना बड़ा इस्लामिक मूवमेंट चला रहे हो और तुम ये इतने बड़े स्कॉलर हो और तुम जाति में विश्वास करते हो। तो बोला धर्म चेंज होता है ना दीदी। दीदी बोलने लगा वो भी मुझे, धर्म चेंज होता है, जाति नहीं चेंज होती। तो ये इतना इंट्रेंच्ड है, इतना अधिक इंट्रेंच्ड है कि हर धर्मावलंबी भारत देश के अंदर इस कास्ट के सिस्टम के अंदर इंट्रेंच्ड। बुद्धिस्ट होने के बावजूद श्रीलंका में कास्ट सिस्टम है। शिंतो और बुद्धिस्ट होने के बावजूद जापान में बुराकिनिन को गांव से बाहर जगह दिया जाता था। कानून बनाया गया, 100 साल लगा, तब जाकर के वो सब खत्म हुआ। ये इतना आसान काम नहीं है जो आपके डीएनए के अंदर घुसा हुआ है। जो मैं स्त्रियों को भी कहती हूँ कि स्त्रियों के प्रति जो भेदभाव है या सभी किसी प्रकार का वंचित हो, वो ऐसे चुटकी बजाते और स्विच ऑन ऑफ करते नहीं चला जाएगा। एक लंबा संघर्ष है। उस संघर्ष में गांधी ने भी योगदान दिया। वह उनके जीवन की केंद्रीय भूमिका नहीं है, लेकिन वह भी एक भूमिका है उनकी। और जितना उनके मति अनुरूप, जितने उन्होंने, उनके पास समय और साधन था, उससे उन्होंने कहीं ज्यादा ही किया। एक बहुत बड़ा अनुष्ठान करते हुए उन्होंने इस अनुष्ठान को भी किया। आप सोचिए तो सही, थोड़ा सा आप किसी का शादी ब्याह करा दीजिए तो पढ़ना लिखना मुश्किल हो जाता है लोगों का, और वहां उन्होंने क्या क्या नहीं कर डाला। तो एक महामानव थे। हर चीज को उन्होंने जितना हो सकता था अपनी योग्यता से
पूरा किया और वो किसी भी अन्य व्यक्ति के योग्यताओं के समुच्चय से अधिक था। और मेरा ये मानना है कि उनके पास उन्होंने काफी किया, इस कार्य में भी काफी किया। यद्यपि लोगों ने ये कहा कि उन्होंने जाति व्यवस्था को खत्म नहीं किया। अरे कैसे खत्म कर देंगे, है ना, कैसे खत्म कर देंगे कोई चीज को? वो एक व्यक्ति एक आकर के खत्म कर देगा? नहीं होता ये, वो धीरे धीरे ही होगा, शिक्षा से होगा, मन से होगा और गांधी को और समझने से होगा। और मैं रेफर करूंगी आज प्रोफेसर शंकरन का वो लेख जो आज इंडियन एक्सप्रेस में छपा है, छोटा सा है, उसको पढ़िएगा। और आपने सही कहा कि ये जो विवाद क्रिएट किया गया है ना बापू के बारे में, यद्यपि मैं आपकी बात को पिकअप कर रही हूँ लेकिन दूसरे तरीके से, कि ये पोस्ट ट्रुथ एक ग्रे एरिया क्रिएट किया गया है। उनके आसपास एक ग्रे एरिया क्रिएट करके भारत ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी। हमने बहुत सारा हेड स्टार्ट छोड़ा है और हमने समाज के अंदर बहुत सारे विभाजनकारी और विभेदकारी तत्वों को स्थान दिया है। क्योंकि साहब देखिए, पब्लिक स्पेस में वैक्यूम नहीं रहता, और अगर आप उसमें से जहां जिस जो एक छोटी उपनदी बह रही है उसमें यदि गंगा का पानी रोक देंगे, वर्षा का पानी रोक देंगे, तो नाले का पानी आ जाएगा। तो गांधी गंगा का पानी है या प्राकृतिक वर्षा का पानी है जो आपके समाज के सरोकारों की उपनदी में बह रहे थे। लेकिन इस तरह के ग्रे एरियाज को लाला करके, बांध बना बना करके हमने गांधी के विचारों को रोकने का काम किया है। और हमारी नई पीढ़ी के सामने हमने गांधी को एक ग्रे जोन में खड़ा कर दिया है। और ग्रे जोन में गांधी के होने के बहुत खतरे हैं, इतने खतरे हैं कि गांधी जो है वो लोगों के लिए बहुत बड़ा डाउट का, बहुत सारा संशय हो गया लोगों को। और इस संशय के कारण वो पूरी तरह कुमार्ग पर जाने को तैयार है। अस्पृश्यता से भी बड़ा सांप्रदायिकता की ओर जाने वाले हैं। और कोई अस्पृश्यता खत्म नहीं हो पा रही उन सब लोगों के द्वारा जो गांधी को गाली दे रहे हैं, क्यों? वो एक नए प्रकार की अस्पृश्यता पैदा कर रहे हैं, वो किसी को सुनने को ही तैयार नहीं। तो थोड़ा सा सबको सुनने का। और बाबा साहब को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाने के लिए किसने आग्रह किया था? बाबा साहब की योग्यता को किसने पहचाना था? मोहनदास करमचंद गांधी, बैरिस्टर गांधी, उन्होंने ही पहचाना, उनका ही सुझाव था। अब देख लीजिए संविधान सभा पे तो अब इतना सुंदर सीरियल है श्याम बेनेगल जी का, उसको देख लीजिए। तो वो गुणग्राही थे, किसको कहाँ रखना है वो जानते थे और किसके लिए क्या करना है वो करते थे। तो ये सवाल, मेरी दृष्टि में इस सवाल में का उत्तर यही है कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने नहीं किया, आमरण अनशन नहीं किया, उसके लिए मर नहीं गए, लेकिन उन्होंने उसके लिए घोर प्रयत्न किए। अपनी पत्नी को महीनों पैदल चलवाया, जो मैंने आपको कथा के समय में बताया कि वो ट्रिप्लिकेन में महीनों चलती रही। किस लिए? हरिजन सेवक संघ के कार्यकर्ताओं के साथ अस्पृश्यता निवारण के लिए। बापू वहां बीमार पड़े थे साबरमती में, क्योंकि लंबा अनशन किया था, उसके बाद वो वहां बीमार पड़े थे और ये गई वहां पर पैदल पैदल चल के गाँव गाँव में दक्षिण भारत में वो अस्पृश्यता निवारण के लिए। तो करते तो रहे वो लोग, लगातार करते रहे। जब जेल जाने से निकलते थे तो कुछ ना कुछ इस तरह का सामाजिक, जिसको रचनात्मक कार्य है, कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम उनका चलता ही रहता। बहुत अच्छा। हमें लगता है कि प्रश्न पूछे जाने चाहिए और हमें लगता है कि गांधी इतने महान थे कि प्रश्नों से लघु नहीं होंगे और विशालकाय होते जाएंगे, क्योंकि गांधी की अपनी विशालता है। और हमें पता नहीं, हमें ये लगता है कि चूंकि गांधी बड़े थे तो उनसे बड़े प्रश्न होंगे, उनके प्रश्न बड़े होंगे उनसे, और गांधी बड़े थे तो लोगों की आकांक्षाएं उनसे बड़ी होगी। और लोगों की आकांक्षाएं बड़ी होंगी तो हमें ये सोचना होगा कि ये टचेबिलिटी जो था, इट वाज बैड, BAD, कैपिटल, इटैलिक, बोल्ड, ये तीनों चीज था। इट वाज बैड, इट इज स्टिल बैड। तो हमें लगता है कि अगर, क्योंकि लोग तो डरते थे अंग्रेजों से, अगर इनिशियल फेज में कभी कभी हम मैंने एंथ्रोपोलॉजी ऑफ गांधी पढ़ते हैं तो हमारे मन में यह एक बाल सुलभ प्रश्न आता है
कि अगर उन्होंने ऐसा किया होता, कानून बना दिया होता कि भाई जो उसको करेगा उसको कोड़े मारो, ये करो वो करो, क्योंकि भयभीन हो ही न प्रीत। कभी कभी ऐसा भी होता है। अगर ये हुआ होता कि नहीं, हम इसको कानून के द्वारा उसी समय इन इनिशियल फेज अगर वो हुआ होता, जो काम अगर इस दुनिया में कोई कर सकता था, जिसमें ये करिश्मा था, वो गांधी में ही था। एंड गांधी कुड हैव टेकन दिस थिंग, तो शायद ये जो अनटचेबिलिटी का कंसेप्ट था वो भारत से चला गया होता। क्योंकि गांधी के बाद कोई ऐसा नेता नहीं हुआ जिस पे विश्वास किया जा सके, जिस पे जनता विश्वास करे, जिस पे सरकार विश्वास करे, जिस पे कानून विश्वास करे। ये प्रश्न था, ये प्रश्न। बिल्कुल कैलाश जी, मुझे लगता है आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि देखिए संविधान जिन्होंने बनाया वो चाहते तो संविधान में इसको बहुत ही पनिशेबल ऑफेंस बनाते, जस्टिसेबल बनाया, जस्टिसेबल बनाया, क्योंकि राइट टू इक्वालिटी जब दिया फंडामेंटल राइट्स में तो उसे जस्टिसेबल बनाया, लेकिन पनिशेबल नहीं बनाया। पनिशेबल ऑफेंस वो आजादी के बहुत दिनों बाद 1989 में जाकर के वो बना है SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, जो कि हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। और मुझे इसीलिए मैंने आपसे कहा कि अगर वो एक डरे हुए आदमी ने उन्हें मार नहीं डाला होता तो फिर हो सकता है कि वो ये कानून जल्दी बन गया होता। लेकिन ये कितना साल लगा आप देखिए तो 47 से 89 42 ईयर्स लग गए उस कानून को बनने में, और उसको लागू होते होते अभी भी वो ठीक से लागू नहीं है। ये मैं जानती हूँ, मेरा अनुभव भी है, अभी भी वो ठीक से लागू नहीं। और ये हम लोगों के लिए इससे बड़ा धब्बा, इससे बड़े शर्म की बात हमारे देश में और नहीं। और गुंजन जी बिल्कुल सही है, गांधी जी आलोचना की परिधि से बाहर नहीं हो सकते। और हम लोग तो देखिए खट्टर कका के तरंग के इलाके के लोग हैं, तो हम तो किसी को भी आलोचना की परिधि से बाहर नहीं मानते, तो गांधी जी को क्यों मानेंगे। लेकिन मैं आलोचना से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, उनकी आलोचना उनके जीवन काल में जितनी हुई उसकी कोई कमी नहीं थी। बात है कि एक कहानी गढ़ के और संशय बनाना, आलोचना अलग चीज होती है। आलोचना सीधी बात होती है कि आपने जैसे कैलाश जी ने सवाल उठाया और मैं अब हमने उसको कुछ आर्ग्यू किया और मैं अब उनसे एग्री करती हूँ, मैं उन्हीं उसी पोजीशन पे आ गई जहां पर कैलाश जी ने बात शुरू की थी कि हाँ बापू को कोई ना कोई कानून 1936 में सरकारें बनी तब कभी बना देना चाहिए था, लेकिन वो चीज छूट गई और ये एक त्रुटि हो गई है ना। बारात में बहुत लोग आते हैं तो कभी कभी किसी के थाली में रायता छूट जाता है, तो ये त्रुटि हो गई। लेकिन आजाद भारत में बहुत विलंब हुआ इस कार्य को होने में। जिन्होंने संविधान बनाया वो गांधी जी से ज्यादा फोकस्ड होकर उस काम को कर रहे थे, उन्होंने भी इसको नहीं डाला। तो अकेले सिर्फ हम बापू को ही नहीं कह सकते, उन लोगों को भी कह सकते हैं जिन्होंने संविधान का निर्माण किया। लेकिन जो आलोचना है वो साफ साफ शफाफ सामने होती, जैसे कैलाश जी ने एक सवाल पूछा, ये आलोचना है क्या या समीक्षा हो सकती है। संशय जो है ना, जो मैं कह रही हूँ, जिस चीज से मुझे तकलीफ है वो संशय है। और संशय कैसे क्रिएट किया जाता है कि अरे अभी तक तो हमें पता नहीं था कि ये पुलिस अफसर हैं, अब पता चल गया पुलिस अफसर हैं, तो अब पता नहीं इनकी बात ये बोल रही है करती होंगी कि नहीं। ये संशय है। क्या आप हमारी बात को, या पीछे कमरा दिख रहा होगा हमारे लड़के का, जीवन शैली भी दिख रही है, तो उस जीवन शैली को स्पष्ट ना देखते हुए आप अपने मन में एक संशय बना लें। तो बापू के बारे में बहुत सुनियोजित तरीके से संशय का निर्माण अंग्रेजों के समय से ही हो गया था। चर्चिल ने इस कहानी को शुरू कर दिया था और बाद में चर्चिल जैसे बहुत से लोग हमारे देश में भी हो गए जिन्होंने बापू के ऊपर संशय को एक अभियान बना लिया और उसी के ऊपर चलते रहे। तो इससे मुझे दिक्कत है, बापू के ऊपर संशय बनाने से हमारे पास विश्व का एक नायक, वो हमारा जो हमने विश्व को दिया, जो हमने बुद्ध के साथ किया, वो हम गांधी के साथ कर रहे हैं। हमने बुद्ध को भी देश से निष्कासित कर दिया, और आपके निष्कासित करने से बुद्ध खत्म नहीं हुआ। बुद्ध विशाल है और सारी दुनिया बुद्ध को मानती है। जो तो उसके धर्म को नहीं मानते वो भी बुद्ध को मानते हैं। और किस चीज को मानते हैं जानते हैं आप? वो इस चीज को मानते हैं कि बुद्ध सकल संसार के प्रति जागरूक है, माइंडफुलनेस। ये उससे उसके मारे दुनिया बदल रही है आज बुद्ध के मारे, और बुद्ध ही बुद्ध हो रहे हैं। लेकिन हमने निष्कासित कर दिया। हमारे जीवन में, हमारे मूलचर्या में, हमारे सेंट्रल डिस्कोर्स में बुद्ध उपस्थित ही नहीं है।
इसी तरह हम गांधी को खदेड़ रहे हैं। बस मेरा इतना कहना है कि वो रहेंगे, आप कुछ नहीं कर सकेंगे। अंजनी झा जी ने बहुत बढ़िया सवाल किया कि डू यू थिंक गांधी कुड हैव बीन एक्सेप्टेड? ही वाज अ प्रोडक्ट ऑफ हिज टाइम, बट अ वेरी पिक्यूलियर प्रोडक्ट। वो एक अनूठे प्रोडक्ट थे। उनकी माँ प्रणामी संप्रदाय की थी। जो लोग कृष्ण भगवान को इष्ट मानते हैं लेकिन कुरान और गीता पढ़ते हैं, और उनके पिताजी जो थे वो जब बीमार पड़ते थे तो सभी धर्मों के गुरुओं को बुला के और उनसे चर्चाएं करते थे। ये उसके टाइम का प्रोडक्ट नहीं है जी। उस जमाने में ऐसे कितने मध्यम वर्गीय घर थे जहां इस तरह की धर्म चर्चा होती होगी। तो वो अनूठे थे, अनूठा बैकग्राउंड हुआ। सेडिशियस फकीर, यस, चर्चिल कॉल्ड हिम सेडिशियस फकीर। तो ही इज गुड फॉर ऑल टाइम्स, इसलिए क्योंकि उन्होंने बहुत यूनिवर्सल सॉल्यूशंस दिए, जिसमें सबसे बड़ा जो यूनिवर्सल सॉल्यूशन ये है कि सेल्फ से आगे कॉज है। और उन्होंने कहा कि यू विल नॉट बी एबल टू किल मी, तुम मुझे मार नहीं पाओगे, मैं अपनी समाधि से भी तुमसे बात करूंगा। आई विल टॉक टू यू फ्रॉम माई ग्रेव। Whenever you put a cause in front of yourself, there will be Gandhi speaking from inside you. जब भी आप अपने से ज्यादा किसी मुद्दे को, किसी विचार को, किसी चीज को जो एक आपको लगता है जिसके ऊपर कुछ करना चाहिए, किसी इशू को आप अपने से ज्यादा महत्व देंगे, उसको अपने से आगे रखेंगे, तो वो आप गांधी होंगे। तो गांधी मारना बहुत मुश्किल काम है। बहुत अनूठा जीव अनूठे तरीके से इस धरती पर आया, हमारे यहाँ आया, ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य। और वो न मरने वाले हैं, न कोई मार पाएगा। बहुत बढ़िया। मैं फिर एक बार कस्तूरबा बा की तरफ आता हूँ। और बा पर आपने इतनी अच्छी बातें की, पूरा दिमाग जो है बा की तरफ आकर्षित हो रहा है। बा में मैं एक असाधारण मैग्नेट पा रहा हूँ, बा में आकर्षण के तत्व पा रहा हूँ। लग रहा है कि बा नहीं होते तो गांधी नहीं होते। और वो आपने प्रमाणित कर दिया विथ योर स्टेटमेंट, with your substantiated database that you have collected from the books that you have referred to. मुझे लगता है कि ऐसा क्या हुआ कि the story and contributions of Ba were not written during the time of Gandhi. पढ़ने लगे एक कमेंट, सॉरी जी। ऐसा क्या हुआ कि बा के जो इतने बड़े कंट्रीब्यूशंस थे, इतनी बड़ी बातें की, नोआ खाली की बात की आपने, जो तो बहुत से इनिशियल फेज था नमक सत्याग्रह आंदोलन का, और उसके साथ नोआ खाली का। तो सारा चीज जब वो बा का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन था, सब चीज था, और वो जाके काम कर रही है, सब कुछ कर रही है, तो फिर उनके बारे में क्यों नहीं लिखा गया? क्योंकि गांधी पर तो पूरा गांधी साहित्य का एक हुजूम चल पड़ा था, एक आंधी। इतने सारे पत्रिकाएं, इतने सारे लेख, इतने सारे लोग, इतने सारे मेमोयर। मैंने वो प्यारेलाल का संपूर्ण गांधी, बाबूजी ने कहा कि मैं जब 10वां पास किया तो बाबूजी हमारे वो भुदानी थे, खादी ग्रामोद्योग में थे, तो वो 4 वॉल्यूम का जो था वो आप ले और बोले इसको पहले पढ़ो, उसके बाद कोई बात करना। तो it was a rough order by a very disciplined father to his very horrible son, and I did that. तो मुझे लगता है कि लेकिन उसमें बा was missing from the entire the narratives, from the entire books. आपको मैंने आपको शुरू में कहा कि you have a scientificness of speaking on the subject. तो आपको क्या लगता है, क्या कर रहा हो? देखिए, मुझे लगता है, जो मैंने शुरू में भी कहा कि जो हमारा राइटिंग ऑफ हिस्ट्री है वो एंड्रोसेंट्रिक है, और इसके कारण महिलाओं को हम बहुत तवज्जो देते नहीं है कभी भी इतिहास में। और महात्मा गांधी ने तो अपने जमाने के पुरुषों को भी ओवरशैडो कर दिया, तो अपनी स्त्री को ओवरशैडो किया, तो इसमें क्या आश्चर्य? I got my answer. This is what I wanted to know from you. So महिलाओं को साइडलाइन करने में कहीं न कहीं गांधी भी थे। इस as far as the contribution of his wife is concerned, inadvertently he did not do it consciously, because वो तो बार-बार कस्तूरबा के बारे में लिखते हैं, बोलते हैं, उनको आंदोलनों में जाने के लिए उनको प्रेरित करते हैं। शुरुआत में तो उन्होंने ही प्रेरित किया,
लेकिन ही सो बिग कि आप एक्चुअली मुझे बताइए, जब स्वतंत्रता संग्राम की चर्चा होती है और जब बापू की चर्चा होती है, अब 2 अक्टूबर को शास्त्री जी को कोई याद ही नहीं कर पाता, भूल जाते लोग, लेकिन ही वॉज ऑल्सो वन अ वेरी ग्रेट मैन, है ना। और बहुत सारी चीजें थी, तो लेकिन नेहरू जी कोई भी ध्यान ही नहीं, याद ही नहीं रहता, क्योंकि वो बहुत महामानव थे ना, महामानव थे। जैसे गांधी के साथ और किसी की चर्चा मत कीजिए, गांधी के बाद और के साथ और किसी का नाम नहीं लीजिए, केवल गांधी और केवल बा, क्योंकि गांधी तो गांधी है। तब मैं आपको बताऊं, अगर केवल गांधी और केवल बा की बात करूं, तो फिर बा गांधी जी के लेखन में, खुद के लेखन में वो लगातार उपस्थित है, पढ़ने की जरूरत है, इसीलिए हिस्टोरियंस को काम करने की जरूरत है। अब गांधी पे इतना इसलिए हो रहा है क्योंकि लोगों ने गांधी पर बहुत काम कर दिया। जो गांधी ने स्वयं लिखा या जो गांधी ने स्वयं बोला, उसमें बा अनुपस्थित है क्या? नहीं, लगातार है। आपको मैं बताऊं कि पहले पन्ने से, पहले पन्ने से बापू ने बा के बारे में लगातार लिखा है, और अपने बचपन के बारे में थोड़ा बहुत लिख के, फिर चूंकि बहुत अब 6-7 साल की उम्र से तो साथ हो गए ना, तो जीवन का कोई पल ही नहीं रहा जो साथ नहीं रहे। और नोआखाली तक इसलिए आती हैं कि विचारों में आती हैं, अब तब तक वो उनका देहांत हो चुका है, लेकिन वो विचारों में आती हैं और वो कहते हैं ये बात कि वो लगातार मेरे साथ। तो जब भी उसका देखिए 1900, उनकी जो आत्मकथा है वो 1920s में समाप्त हो जाती है। 1920s के बाद, उसके बाद उनके लेख हैं और भाषण है, और फिर उनका कृतित्व है, सब में बा लगातार उपस्थित है। और वो तो गांधी ने बा को कभी इग्नोर नहीं किया, कभी भी नहीं इग्नोर किया। शी इज द फोकस ऑफ हिज लाइफ, प्लीज अंडरस्टैंड। The Great. problem is of people who have read Gandhi, people who have analyzed Gandhi, and who have decided to ignore Ba. That is the problem. The problem is not with Gandhi. क्यों? और इसलिए गांधी के परिवार से लोगों ने, जिन्होंने नेवर एवर, अंजनी जी एकदम कोई तथ्य नहीं है, मुझे रेफरेंस बताइए जहां गांधी जी ने महिलाओं को, उन्होंने अपनी पत्नी को कहा कि तुम मेरी रखेल हो जाओगी अगर तुम विरोध नहीं करोगी। उन्होंने अपनी पत्नी को विरोध करने के लिए भेजा, उन्होंने अपनी पत्नी को फिनिक्स आश्रम में अध्यक्ष बनाया, एंड शी वॉज करता धरता ऑफ फिनिक्स आश्रम। बिल्कुल ऐसा नहीं था ही वॉज अवर्स, वो तो महिलाओं द्वारा पाले लोग थे। अपनी आजीवनी में वो कहते हैं कि उनको राम दिया एक महिला ने, रंभा नाम की एक महिला उनकी धाय थी जो उनकी देखभाल करती थी, और वो डरते थे, तो रंभा ने कहा कि तुम राम राम करते हुए जाओ तो तुम्हें डर नहीं लगेगा। और राम उनको रंभा ने दिया, उनको धर्म दिया उनकी माँ ने, उनकी माँ के बारे में चर्चा करते हैं, और उनको हिम्मत दी कस्तूरबा ने। वो अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि मुझे अंधेरे से डर लगता था और कस्तूर बहुत निडर थी, ये लिखते हैं वो। कस्तूर को सांप बिच्छू से डर नहीं लगता था, अंधेरे से डर नहीं लगता था, मुझे बहुत डर लगता था, और मैं कहता था कि एक दिया जलाए रखो कमरे में, मुझे डर लगता है। तो वो कहती थी मैं हूं ना, तुम्हें डरना नहीं चाहिए। क्या बात है, तो गांधी ये कहते हैं, कस्तूरबा ने अपनी जीवनी नहीं लिखी, ये गांधी कहते हैं। तो मेरा ये कहना है कि बापू लगातार ईमानदारी, हिम्मत और एकदम अपने टाइम फ्रेम को चीरते फाड़ते हुए, अपने समय को का उल्लंघन, अपने काल का उल्लंघन करते हुए, वो अपनी स्त्री को बिल्कुल केंद्र में रखते हैं और उसकी चर्चा लगातार करते रहते हैं। गुस्सा भी करते हैं, बोलते हैं कि इसने जबरदस्ती मुझे बुद्धू बना करके और बकरी का दूध पिला दिया। जब उनको स्पेनिश फ्लू हो गया, कोरोना वायरस का जो प्रकोप 1918 में था, तो उनको स्पेनिश फ्लू हो गया था, तो उनको डॉक्टर ने कहा, ये दूध पीते नहीं थे, तो कस्तूरबा और डॉक्टर मिल गए आपस में और बोले कि इनको बकरी का दूध पिलवाते हैं। और उनको कहा कि गाय भैंस का नहीं पियोगे ना, बकरी का तो पियोगे। तो कमजोर स्थिति में कस्तूरबा के प्रति मोह के कारण उन्होंने हाँ कह दिया, और फिर बकरी का दूध कस्तूरबा ने कभी छोड़ने नहीं दिया। तो कस्तूरबा के बिना गांधी बोलते नहीं, वो लगातार बोलते हैं। आप पढ़िए। तो इसलिए मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट किया कि जो विषय विशेषज्ञ हैं उन लोगों को कस्तूरबा के बारे में पढ़ने की जरूरत है। जो विषय विशेषज्ञों की बात है, ये इसीलिए मैंने उठाई, बिकॉज गांधी अपने बारे में जब कहते हैं तो बिना कस्तूरबा के नहीं कहते।
गांधी जब बोलते हैं तो बिना कस्तूरबा के नहीं बोलते। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि इस पर काम हो। अब आप तो जानते हैं ना, आप खुद यू आर योरसेल्फ अ स्कॉलर, सेकेंडरी काम नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा ये बताइए। प्राइमरी जो काम है, अब मान लीजिए मैंने आपको जो भी बताया, एक प्राइमरी सोर्स, दो प्राइमरी सोर्सेज, आनंद और सुनंदा गांधी, द फॉरगॉटन वुमेन, जो कि उनके अपने ही पूर्वजा हैं वो, एंड ही हैज अरुण एंड सुनंदा गांधी, आई एम सो सॉरी, अरुण एंड सुनंदा गांधी जो कि अपने ही पूर्वजा हैं वो, तो वो अपना फैमिली एनेक्डोट्स और इससे प्राइमरी सोर्स है। दूसरा प्राइमरी सोर्स सुशीला नैयर है, जिनसे खुद ही उनसे बहुत अंतरंग थी, प्रेम बेटी मानती थी, प्रेम करती थी और सदा साथ रखती थी। 1942 में अंतिम संदेश उन्हीं को दिया था उन्होंने जनता के लिए। तो वो ये प्राइमरी सोर्स है। सेकेंडरी सोर्स एक बस अपर्णा दास का एक सेकेंडरी सोर्स है। देयर इज नो सेकेंडरी सोर्स ऑन कस्तूरबा। नाउ दैट वर्क हैज टू बी डन ना, ये तो स्कॉलर्स करेंगे ना, ये हम लोगों जैसे प्रेमी लोग थोड़ी करेंगे। हम लोग तो पाठक हैं, पढ़ते हैं और प्रेम के बारे कुछ बोलते हैं, लेकिन सेकेंडरी सोर्स काम होना चाहिए, रिसर्च होना चाहिए, और आपके पास मटेरियल की कोई कमी नहीं। एक किसी ने मुझे कहा कि कम है मटेरियल, मैंने कहा आपने पढ़ा नहीं है, पहले तो आप आत्मकथा ही पढ़ जाइए, उसी में आपको ढेरों मटेरियल मिल जाएगा, और फिर उसके बाद आपको बाकी लोगों का मटेरियल मिलेगा। तो बहुत मटेरियल है, आप पढ़िए तो सही। सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम कुछ सेकेंडरी मटेरियल को पढ़ के और हम तय कर ले रहे हैं, और हमने बताया ना कि आजकल गांधी पर संशय बहुत फैशनेबल है। कल मुझे परसों हमने महात्मा गांधी पे, हमारे बच्चों ने जो यहाँ पर ट्रेनिंग में है, उन्होंने कुछ बहुत अच्छे लाइव स्किट वगैरह किया। तो एक स्वतंत्रता संग्रामी यहाँ 90 साल के, उन्होंने मुझे फोन किया और उन्होंने मुझे बताया कि कस्तूरबा, हमारा उसका नाम था कार्यक्रम का बापू 150। तो उन्होंने कहा कि इन लोगों की चर्चा करना, पिछले कई वर्षों से चर्चा करने में भी लोगों को घबराहट हो रही थी, पर यह अच्छी बात है कि अब लोग बात करने लगे हैं, कम से कम 150वीं जयंती के ही बहाने से। तो ये जो बहाना शुरू हुआ है, तो इस बहाने से ये काम भी होना चाहिए, और कस्तूरबा के बहाने से महिलाओं की जो भूमिका है स्वतंत्रता संग्राम में, महात्मा गांधी के प्रेरणा से, उस पर भी काम होना चाहिए। महात्मा गांधी ने महिलाओं को बहुत मूल रूप से, महात्मा गांधी ने महिलाओं को लाया स्वतंत्रता संग्राम में। मैं आपको बहुत एक छोटा सा एक वो है, रीडिंग है, वो मैं आपको एक देना चाहती हूँ। तब तक यदि आप कुछ प्रश्न वगैरह देखना चाहें तो देखिए, मैं 1 मिनट आपको बताती हूँ जो उन्होंने कहा है, बिकॉज ये जो सवाल है ना महिलाओं वाला, ये भी बहुत हल्ला उठाते हैं लोग बिना जाने हुए कि उन्होंने दरअसल लिखा क्या, कहा क्या, और किया तो बहुत किया, जबरदस्त किया। उन्होंने ये कहा, I do not regard women only as a temptress, a fire ship continually striving to get alongside the male man of war and to blow him into pieces. Women, some of the most intelligent and noblest, are in my entourage and in the vanguard of my movements. I am the stoutest champion of the political and social emancipation of women. My voice is raised against the tyranny of the parda, the iniquity of child marriage, the ban on widow remarriage, indeed, against anything and everything which cramps Indian womanhood. I rouse Indian women, I rouse you, my sisters, my daughters, to the sense of your own dignity and power. This is what he writes, this is what he says. हम कह रहे हैं कि अब आपने आज हमको बोलते सुना, अब आप कहिए कि वो सुना नहीं, आपने तय कर लिया कि आई थी, तो अब आप सोचोगे कि एक पुलिस वाली क्या बोलेगी गांधी पर, है ना? उससे आप एक निर्णय बना के, अपनी कथा बना के चलाने लगते। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, दिस इज द ये निर्माण है पोस्ट ट्रूथ का। ऐसे बनाया जाता है पोस्ट ट्रूथ, कि आपने सुना नहीं, पढ़ा नहीं, और अपने से एक सत्य का निर्माण कर लिया, उसकी पूरी अंतर कथा निर्माण कर ली। हमारी माँ तो इतिहास की प्रोफेसर रही, और जब हम लोग किसी चाहे तो वो हमेशा डांटती हैं कि भैया स्रोत पढ़ो, स्रोत को पढ़ोगे नहीं तो तुम्हें ये कैसे पता, तुमने कोई कहानी बना ली कि फला समय में ऐसा होता था। अरे भाई, कब कैसे पता चला, वहां थे आप, आपने देखा, पहले स्रोत को पढ़ो। तो स्रोत को पढ़िए तो बा के बारे में पता चलेगा।
बाकी केंद्रीयता के बारे में पता चलेगा। अब वो बेचारा पति अपने कहे जा रहा है मेरी पत्नी ये, मेरी पत्नी वो, मेरी पत्नी वो, पर दूसरा कोई नोटिस ही नहीं ले रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं आप ये बताइए मुझे, है ना? तो गांधी को हैज नॉट गॉट, अब गांधी के रिलीजियोसिटी पे बात होती है, पर रिलीजियोसिटी उनके अंदर एक उनके घर की सेविका से आई, है ना? उनके यहाँ जो सेविका थी, जो उनकी देखभाल करती थी, जो घर की दासी थी, उससे आई। तो उससे वो उनको रिलीजियोसिटी उनकी जो है, इसलिए नागर रिलीजियोसिटी नहीं है, शास्त्रीय रिलीजियोसिटी नहीं है, लोक धर्मी रिलीजियोसिटी। तो इसी प्रकार उनके अंदर की बहुत सारी जो जीवन में उन्होंने सीखा, यानी मैंने आपसे बताया ना कि उन्होंने ये लिखा कि कस्तूरबा ने मुझे बताया कि हिंसा का एक नॉन फिजिकल रूप भी होता है। मैं तो सोचता था कि थप्पड़ मारना, धक्के मारना यही हिंसा होता है, शारीरिक हिंसा होता है। लेकिन उस घटना के बाद जब कस्तूरबा ने मुझे ये शर्मिंदा किया और मुझे कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तब मुझे समझ में आया कि हिंसा का एक गैर शारीरिक, गैर अदैहिक स्वरूप भी होता है। हिंसा सिर्फ दैहिक नहीं होती, अदैहिक भी होती है। तो ये चीजें जो है बातें आती हैं कस्तूरबा के बारे में। अनुप्रिया जी कुछ कह रही हैं? मैं देख रहा हूं कि सहिस्ता अंजुम बहुत खुश होके, मग्न होके, आई कैन नोटिस ए डिविनिटी इन हर स्माइल। बहुत क्या बताऊं क्या है उसका स्माइल, उससे लगता है कि कितना खुश है वो, और बहुत खुश है आपके 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 सारे अब कथ्य वो तो से। शाइस्ता है, तो वो शाइस्ता ही नाम ही है उनका। हाँ तो वो तो हाँ, बहुत 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 खुश है। मैं उनको स्टीम पे लाता हूँ, शी विल बी फीलिंग वेरी हैप्पी। कैलाश जी कुछ भी कर सकते हैं। हाँ सरिता जी, आपको अनम्यूट कीजिए, अपने आप को अनम्यूट योर सेल्फ। यस, और आप ऊपर आइए, कैलाश जी नीचे आ जाएंगे, ये आप ऊपर आ गए, ठीक है। और मैं आपको देख रहा था तो मुझे लग रहा था कि मतलब ये जो है बा जो है, वो बा हम लोगों को प्रेरणा दे रही है कि नहीं, अब जो है 50% जो पॉपुलेशन है भारत का, उसको बहुत आगे आके और उसको नारी शक्ति को प्रशस्त करना है। और आपकी माता जी, मैं भी उनको माता ही कहता हूँ, उषा किरण खान कहती कि सारी बेटियों को मेहनत करनी है, फिर तकरीर। ये एक तो वो टीचर है ना, तो वो वो कह रही टीचर है वाली बात तो करेगी ही करेगी। गीताश्री जी के कमेंट पे, गीताश्री ने कहा कि उषा दी हमको भी डांटती हैं, हमें स्रोत हाँ तक हाँ पहुंचने की बात करती। तो ये हाँ बात हाँ सही है। और वो उनकी प्रेरणा से ही जो है हम लोग को इतने आदत लग गई, पूरा खानदानी हाँ तौर पे हम सब पढ़ाकू हो गए। हाँ। तो अच्छा हुआ। सो दिस वाज अनुराधा शंकर ऑन बा कस्तूरबा, द लेडी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग दी महात्मा गांधी द फादर ऑफ दिस नेशन। और यह उनसे बतकही का चैप्टर 1 है। मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूं। 15 दिन के बाद फिर हम अरे नहीं, आपसे बा पर ही चैप्टर 2 करेंगे। कुछ प्रश्न इग्नोरेंस का होगा, कुछ प्रश्न नॉलेज से होगा, कुछ प्रश्न विधा से, और कुछ प्रश्न गांधी के ग्रंथों से, और उस पे हम आपके साथ मंथन करेंगे, सीखेंगे। और हमारे 2-4 शिक्षक मित्र आपकी माता की समान वो होंगे, जो हम पर हंटर चलाते रहेंगे स्कूली मास्टर की तरह, कि देखो ऐसे ऐसे जवाब देना है, ये करना है, वो करना है। ये इस तथ्य के साथ कि आपको अच्छा लगा होगा हमारे साथ आना, और बहुत सारे मैसेज हैं जो जिसको आप पढ़ लीजिएगा। मैं तो पढ़िए। आपको ट्रबल कर रहा था, लेकिन लोगों ने एक मत से आपके सोच की, जिस तरह से आपने मंथन किया है,
और उसको परोसा है, इसकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे। शाइस्ता जी, आप 2 शब्द कहना चाहेंगे? आप दोनों को सलाम मेरा। हेलो जी सुन रहा हूँ, आप बोलिए। दोनों को सलाम जी। बहुत शुक्रिया और हमको बहुत अच्छा लगता है जो आप इतनी बेहतरीन अंदाज से बताती हैं और शुक्रगुजार है मूषा मैडम की कि मैम भेजती और हम सुनते हैं इतनी अच्छी बातें जो मुझे भी बहुत सारी चीजें नहीं पता थी जो आपके जरिए मुझे पता होती है और मुझे बहुत अच्छा लगता है और खास के मेरे बच्चे भी सुनते हैं, अरे वाह, वो क्या बात। भी बहुत सारी, दोनों बेटा बेटी भी मेरा सुनता है और हम बहुत शुक्रगुजार हैं और इतनी तफसील से आप बताती हैं माशाअल्लाह, उसका मतलब हमको बहुत अच्छा लगता है और हम क्या बोले, मेरे पास अल्फाज ही नहीं है और हम मतलब मैम का, आपका और शंकर सबका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपकी इतनी अच्छी नॉलेज है, अल्लाह ने आपको नवाजा है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया जी। तो एक बार आप आई, धन्यवाद आपको शाइस्ता बहन जी, और आपको भी, आप आई हमारे साथ, आपने बात कही, इतनी सारी बातें बताई। और मैं बताऊं, जो आपने बताया बहुत सारी चीजों से हम भी अपने आप को सोचते हैं कि बहुत पढ़ लेते हैं, लेकिन मैं उन बहुत बातों से अवगत नहीं था। तो यू एक्टेड द रोल ऑफ ए टीचर फॉर मी। तो और मुझे लगता है कि दिस रिलेशनशिप शुड कंटिन्यू एज ए गुरु शिष्य। इसीलिए मैंने अरे कहा नहीं, कि इसीलिए मैंने कहा कि 15 दिन बाद या फिर कभी, लेकिन ये पर हमें लगता है कि हम जैसे लोगों को, आप जैसे लोगों को बराबर डायलॉग करना चाहिए, बराबर बातें करनी, बतकही होनी चाहिए, जिससे लोगों को पता चले कि बा का भी एक अपना व्यक्तित्व था। हमें आपसे यह भी पता चला कि गांधी जी बार बार बा का जिक्र करते थे। तो हमारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे निर्मल कुमार बोस, और निर्मल कुमार बोस वाज सेक्रेटरी टू गांधी। तो उन्होंने कुछ बातें लिखी, लेकिन बा पर वो भी बहुत साइलेंट थे। तो आपका यह कहना भी बहुत सही है कि बा जैसे व्यक्तित्व पे गांधी के सारे स्टेटमेंट को भी उसको, और आज बहुत आसान है, अगर आप उसको कंप्यूटराइज कर दीजिए तो कंप्यूटर जो है वो पूरा संदर्भ को खींच लाएगा एक कमांड से, और उसको यू हैव टू यूज द साइंस फॉर दैट। और उसको करके अगर हम लोग करें तो एक बहुत बढ़िया काम हो सकता है। इसके साथ पुनः आपको धन्यवाद, आप फोक ब्रेन पेज पर आई और आपने इतनी बढ़िया बातें बताई। अपने सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग कला पे काम करते रहते हैं। तो मधुबनी की बहुत बड़ी चित्रकार है पद्मश्री बुआ देवी, उनसे हम इंटरव्यू ले रहे थे तो कुछ दिक्कत हुई थी, और बहुत अच्छा गायिका भी है। तो उनको हम कल फिर 4 बजे से करेंगे और उनका कंप्लीट डॉक्यूमेंट करेंगे। बहुत बातें कहती है जिसका कहीं संदर्भ नहीं होता, लोग अपने मन से लिख देते हैं। तो मुझे लगता है कि वो प्रामाणिक बातें अगर हमारे पास होंगे तो कल के दिन उनके बारे में अगर कोई कुछ गलत देगा तो हम अपने प्रमाण देखेंगे कि आपको प्रमाण देखने की जरूरत है। अगर आपके पास प्रमाण नहीं है तो यहाँ देख लीजिए, जैसे महाभारत में कहा गया है कि यदि यत्र नास्ति अन्यत्र नास्ति, अगर यहाँ नहीं है तो कहीं नहीं है। इसके साथ ही आप लोगों को नमन, धन्यवाद। और आप आइए, इसके लिए आपको बार बार, लेकिन प्लीज रिमेंबर यू हैव टू अगेन कम ऑन द सेम थिंग with culture matters with Kailash Mishra, or again on Ba with some other thing. We will work together with you and we'll have great with us. Thank you, ma'am. Thank you and thank you everybody. उषा जी को तो धन्यवाद देना मेरे जैसे बस की बात नहीं है, मातृभ है तो प्रणाम करता हूँ।